वीकली एक्सपायरी का दिन है। सुबह तो 1 पॉइंट से दूर रहा रिकॉर्ड हाई पर। क्या निफ्टी आफ्टरनून सेशन में ऐसा अटेम्प्ट कर सकता है? रिकवरी तो आई है निचले स्तरों से और थोड़ा बैंक्स में एक्शन फिर से आना शुरू हो गया है, पर ऊपरी स्तरों पर हम देख रहे हैं थोड़ा दबाव भी बन रहा है। तो कैसा रहेगा वीकली एक्सपायरी का एक्शन, क्या करना है आपको और कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर है फोकस, जानेंगे आने वाले 1.5 घंटे में। स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। आप देख रहे हैं जी बिजनेस मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से। मैं हूं दीपांशु भंडारी। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। सबसे पहले तो इस समय की जो बड़ी बात है वो देख लेते हैं, और बड़ी बात यही है कि बाजार वैसे तो एक दायरे में सुबह से ट्रेड कर रहा है, बट अभी थोड़ी देर पहले एक रिकवरी का आसार आपको आते हुए दिखा है, तो कुछ एक्शन बना है। वापस निफ्टी 18,850 पर सपाट हो गया है। प्राइवेट बैंक्स में आज खरीदारी है, जिसके दम पर हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक फिलहाल 44,000 के करीब आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो वहां पर थोड़ी स्थिरता है। बाकी फाइनेंशियल्स में भी अभी थोड़ी रिकवरी के आसार आपको आते हुए दिखे थे, पर पीएसयूज, ऑयल एंड गैस और आईटी शेयर्स यहां पर आपको दबाव बन रहा है। आधे से 1% नीचे हैं ये इंडेक्स। मिड कैप स्मॉल कैप आज सुबह की बढ़िया तेजी, आज मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिख रही है, तो यहां पर आज थोड़ी ज्यादा बिकवाली। लंबे समय बाद हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, तो क्या ये कमजोरी और बढ़ेगी या फिर वापस आएगा रिबाउंड, इस पर है हमारी नजर। और ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो 3 दिन गिरने के बाद अब अमेरिकी फ्यूचर्स यहां पर भी आपको दबाव दिख रहा है। 50 अंक नीचे नैस्डैक और डाउ फ्यूचर्स दोनों ही आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। थोड़ा ग्लोबल दबाव बना हुआ है। हमारे बाजार में एक रिकवरी अभी अटेम्प्ट करी है, देखते हैं कैसी रहती है ये रिकवरी और कहां तक जाएंगे हम। फोकस है पूरा बाजार के एक्शन पर। अनिल जी भी है हमारे साथ। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून है, क्योंकि सुबह तो चलिए 1 पॉइंट से रह गया दूर, अभी फिर से एक रिकवरी के आसार आए हैं। थ्रू द डे थोड़े कमजोर थे, बट थोड़ी रिकवरी अभी आती हुई दिखी है। फ्लैट हो गया है निफ्टी, 125 अंक ऊपर है बैंक निफ्टी। एक तो बाजार के एक्शन पर आपकी राय जानना चाहूंगा, बट दूसरा आज मिड कैप स्मॉल कैप, आई डोंट नो कितने ट्रेडिंग सेशंस के बाद, बट लंबे समय के बाद आज इंडेक्स को ये आउट परफॉर्म कर रही है। यहां पर ज्यादा गिरावट है, इंडेक्स फिर भी ठीक है। दो चीजें हैं। पहली चीज तो आज की स्मार्ट रिकवरी, और डीप ये स्मार्ट रिकवरी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एकदम उस लेवल से बाजार घूमे जहां से इसको घूमना चाहिए। करेक्ट। आज सुबह की अपनी जो रेंज है 18,750 18,825, वो खरीदारी की रेंज है। आज का लो 18,775, और सुबह अपनी बात हुई थी कि आपको एक साथ नहीं टुकड़ों में खरीदना है। 2 से 3 टुकड़ों में खरीदे ताकि आप रेंज का पूरा फायदा उठा पाए, और एग्जैक्टली उसी रेंज से घूमा है मार्केट। ठीक है। बैंक निफ्टी भी आप देखिए 43,500 43,700 आपके लिए खरीदारी की परफेक्ट रेंज है। 43,720 का लो बनाया। 44,000 44,200 बैंक निफ्टी में ऊपर की प्रॉफिट बुकिंग वाली रेंज में अब आप एंटर कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ करना है, लेकिन चूंकि बैंक निफ्टी आज सुबह से ताकत दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बार आज बैंक निफ्टी 44,000 के पार निकलकर टिकेगा भी और कुछ और नई तेजी की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। तो पहला टारगेट आपका 44,075 का होगा। उसके बाद 44,200 तक, 44,075 से 44,200 की रेंज में जाकर कहीं रुकने की कोशिश करेगा। देखते हैं। आज ये वीकली एक्सपायरी है, उस वजह से अगर वीकली एक्सपायरी नहीं होती तो फिर बैंक निफ्टी आज पूरा 44,000 के पार निकलने के लिए तैयार हो रहा था। एक्सपायरी के डेटा अभी देखने पड़ेंगे। निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, लाइफ हाई से 1 पॉइंट दूर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइफ हाई से 1 पॉइंट दूर रहना नहीं है दीप। जो 2 छोटी चोटियाँ बनी हैं आज, वो होता है ना बड़े बड़े पहाड़ के ऊपर थोड़ी सी ऊपर स्नो रहती है, वो स्नो रहती है, वो वैसी स्नो है ऊपर वाली है ना, ग्रीन कलर की स्नो, तो वो बनी है और उसके बाद नीचे। लेकिन स्मार्टनेस इस बात को लेकर है कि आपकी जो रिकवरी हुई है, रिकवरी बड़ी शानदार हुई है। अब इस रिकवरी की एक और खासियत है जी, वो ये है कि बिना डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी हुई आप रिकवर कर रहे हैं। ऐसा देश दुनिया में कुछ बदला नहीं जिसकी वजह से आप रिकवर कर रहे हैं। तो फिर बदला क्या है? बदला ये है कि लोअर लेवल पर खरीदारी है। अब जो आपका सवाल का दूसरा भाग था कि दिग्गज आज मजबूत है, मतलब कम कमजोर है, इंडेक्स स्टेबल है, प्रॉफिट बुकिंग आपकी मिड कैप स्मॉल कैप में आज है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। कभी कभार छोटे मझोले शेयर भी आपको करेक्शन दिखाएंगे। कल लाइफ हाई मिड कैप ने बनाया, परसों लाइफ हाई स्मॉल कैप ने बनाया, बिल्कुल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहां आ रही तो अच्छी बात है। पैसा अगर छोटे शेयरों में नहीं आ रहा, दिग्गजों में आ जाएगा। सो आई थिंक ओवरऑल मार्केट सेट है, लेकिन इस रिकवरी के बाद मैं अति उत्साहित भी नहीं हूं और कमजोर हो रहा तो मुझे कोई डर भी नहीं था। दोनों तरफ का मार्केट है। थोड़ा सा बचे हुए 1.5 घंटे के लिए बायस हल्का सा पॉजिटिव साइड पर बढ़ सकता है, बशर्ते कि आप 10-15 मिनट थोड़ा सा इन लेवल्स के आसपास टिक जाए। सो ओवरऑल पॉजिटिव व्यू के साथ बने रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बने रहे पॉजिटिव व्यू के साथ। वही लाइफ हाई के आसपास थोड़ा रुकेगा, वहाँ एक बार प्रॉफिट बुक करें, वापस नीचे का इंतजार करें, और अगर 18,900 पार करके टिक जाए तो फ्रेश खरीदारी करनी है। सिमिलरली बैंक निफ्टी 44,000 44,100 की रेंज में आए, वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एक बार। 44,200 के ऊपर निकलेगा तो और बड़ी तेजी बनेगी, नहीं तो वापस 43,800 पर आए लेना है आपको। सो आप अपने लेवल से ट्रेड करिए,
आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा। गॉट इट सर, ठीक है। लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए, ये इंपॉर्टेंट है इस बाजार में, और परेशानी वाली कोई बात नहीं, रिकवरी भी अच्छी आ रही है। थोड़ी देर में अनिल जी डेटा और स्ट्रैटेजी आपको दोनों बताने वाले हैं। आइए कुशल और अरमान दोनों से करते हैं बातचीत और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और खबरें इस समय की। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट? गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से आज प्रधानमंत्री मोदी जो है बायलैटरल मीटिंग व्हाइट हाउस में होने वाली है, उसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे रात 8:30 से 9:30 के बीच। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब यूएस कांग्रेस में बयान देते हुए दिखेंगे। आज दूसरा दिन ये होगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी भी आने वाली है, तो इस पर भी नजर रखिए। जहां तक कल का सवाल है, और भी इवेंट्स लाइनअप है प्रधानमंत्री मोदी जी के यूएस टूर पर। यहाँ पर ये जॉइंट यूएस कांग्रेस की जॉइंट सिटिंग एड्रेस करते हुए दिखेंगे 12:15 से 2:40 तक। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ रात को। और साथ ही सुबह 4 बजे जो स्टेट डिनर होने वाला है व्हाइट हाउस में, वो उस पर भी आपको फोकस करना है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये अपनी जीडीआर यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स डीलिस्ट करने वाले हैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज से। शिल्पा मेडिकेयर यहाँ पर राइट्स इशू के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करती हुई दिखेगी। साथ ही सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो FY24 के लिए ओपन हुई थी, उसका सब्सक्रिप्शन बंद होता हुआ नजर आएगा। 19 तारीख को ये सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम शुरुआत हुई थी। आईपीओ के लिहाज से HMA एग्रो इंडस्ट्रीज, इसका आईपीओ बंद हो जाएगा। साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे 4 PNB, टोरेंट फार्मा, डालमिया भारत समेत GHCL के काउंटर्स। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से चीन में ऑफ कोर्स अगेन हॉलिडे, ट्रेडिंग हॉलिडे होने वाला है। जहां तक शनिवार का सवाल है, REC लिमिटेड है, यहां पर FY23 के लिए जो फाइनल डिविडेंड उन्होंने कंसिडर करना है, उसको लेकर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। और अंत में सोमवार 26 जून जी एंटरटेनमेंट फोकस में रहेगा। सेबी का जो ऑर्डर आया था उसके बाद सैट में मामले में सुनवाई होती हुई दिखेगी। सिटी यूनियन बैंक यहां पर पूंजी जुटाने पर कंपनी विचार करेगी। साथ ही GHCL ये ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट से रोलिंग सेगमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और केफिन टेक्नोलॉजीज प्री आईपीओ लॉक इन, इसका भी खत्म होता दिखेगा। आईपीओ के लिहाज से एक नया आईपीओ आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज, ये आपके सामने आता हुआ दिखेगा। 26 तारीख से 29 तारीख तक इसके आईपीओ की डेट है। और अंत में फाइनल डिविडेंड जो टाटा कम्युनिकेशन ने दिया था, वो भी एक्स डिविडेंड हो जाएगा सोमवार को। ओके, काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। बट आज खबरें ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में अरमान के साथ। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं। जी गुड आफ्टरनून। 2 ही खबरें हैं, जिसमें सबसे पहले L&T, वहाँ पर DRDO के साथ इन्होंने सबमरीन प्रोपल्शन सिस्टम के लिए करार किया है, जिसमें 2 AIP के लिए DRDO के साथ इन्होंने करार करते हुए दिखे हैं। RVNL, यहाँ पर MP पूर्व क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी से इनको जो है ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। 2 ऑर्डर मिले हैं। कुल मिला के अगर आप ऑर्डर का वैल्यू देखें तो लगभग 280 करोड़ के आसपास है। और कुछ ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें सन फार्मा 30 लाख शेयर, HDFC बैंक 20 लाख और वोल्टास 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। बस जी सर, हो गया। यस सर, इस पे ही था मैं। बहुत गजब कंपटीशन चल रहा है टीम के अंदर पैसे। मतलब आशीष ने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं कि मेरा भी कोई कंपटीशन दे पाएगा। देखो आशीष के कंपटीशन में अरमान आ गए हैं, देख लीजिए। आशीष के लिए तो आजकल फिर भी थोड़ा कम है, बैन में आ रहे हैं स्टॉक्स। स्टॉक्स न्यूज तो आज कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टॉक्स न्यूज जो कुछ नहीं थे वो बताए आपको सारे के सारे अरमान ने। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, संदीप जी वागले साहब वाले संदीप जी और हिमांशु गुप्ता साहब हैं हमारे साथ तैयार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, L&T में एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, काफी अच्छे फॉर्मेशन से ये ब्रेकआउट दिखाता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि ये एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए तैयार है। L&T के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे 2419 2420 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। 2405 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 2455 और 2470 के 2 टारगेट्स के लिए L&T के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। चार्ट फॉर्मेशन तो मैंने जैसा डिस्कस किया वो है ही स्ट्रेंथ। ऑप्शंस में भी कॉल राइटर्स की तरफ से अनवाइंडिंग विजिबल है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी तेजी L&T में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है, योगदान भी आएगा इसका। हिमांशु जी के रेडार पर नजर रखिए। इसका स्टॉक में थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख भी रहा है। थोड़ा एक्शन आपको IOC में अभी बनते हुए दिखा है, इस पर रखिए नजर। डिवीज लैब नीचे से खरीदारी दिखा रहा है, यहाँ पर रखिए नजर। हिंदुस्तान कॉपर में थोड़ी खरीदारी आई है और यूनाइटेड ब्रूरीज यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन बनते हुए दिखा है। भारतीय एयरटेल और टाटा केमिकल्स ये भी थोड़ा एक्टिव आपको अभी अभी होते हुए दिखे हैं। तो कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूव बनने की तैयारी दिख रही है।
यहाँ पर रखनी है नजर। पॉलीकैब ये भी सुबह एक्शन में एक बार आया था और वहां से थोड़ी खरीदारी भी हुई थी, अभी भी गेंस होल्ड कर रहा है, 2.5% ऊपर पॉलीकैब आपको ट्रेड करते दिख रहा है। एक बार कुणाल जी से पॉलीकैब के चार्ट पर राय ली जाए। कुणाल जी, एक बार सुबह के शो में भी रेडार पर आया था, 3500 का लेवल होल्ड कर रहा है सर, जरा देखें पॉलीकैब को आज। देखिए, कल एक बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ दीपांशु नजर आया, उसके बाद चार्ट में कुछ कमजोरी देखने को मिल रही थी। आज एक शानदार गैप अप के साथ स्टॉक खुला और ऊपर के लेवल्स को होल्ड कर रहा है, तो कुल मिलाकर चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है, कोई खरीदारी की राय मेरी इन स्तरों पर नहीं है। जिनके पास पोजीशन है सबसे पहले तो एक स्टॉप लॉस रख लें, स्टॉप लॉस 3450 के आसपास 3450 पर रखें। इस लेवल से नीचे जाने पर स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर हो जाएगा और निकल जाने की राय होगी, तो 3450 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए पॉलीकैब, 3450 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए इस काउंटर को। बलरामपुर चीनी में भी थोड़ा एक्शन बन रहा है, सुबह भी ये काउंटर रेडार पर आया था, तब मूव भी आई थी वागले साहब की तरफ से। नजर रखिए, बलरामपुर चीनी सुबह से एक्टिव है। कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी थोड़ा एक्शन है। यूनाइटेड ब्रूरीज ये भी एक और थोड़ा एक्टिव काउंटर हो रहा है। एक बार बंसल जी से इस पर भी राय ली जाए। बंसल जी, अभी देखें थोड़ा मूव आया यूनाइटेड ब्रूरीज में, कोई राय इस चार्ट पर सर? दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल चार्ट है, जिनके पास है क्लियरली बने रहने की राय है। और टेक्निकली स्टॉक का 1465 के अराउंड अच्छा एक सपोर्ट बन चुका है और खरीदारी की राय है। और टेक्निकली 1570 1575 के टारगेट्स हैं, 1465 के स्टॉप लॉस के साथ यूबीएल में खरीदारी की राय है। ओके, तो यूबीएल यूनाइटेड ब्रूरीज इस पर करें खरीदारी, ये काउंटर भी एक्शन में आ सकता है। कुछ स्टॉक्स हैं रोटेशन में, बट आज मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी मुनाफा वसूली का दिन है। 1% नीचे आपको मिड कैप दिख रहा है इंडेक्स, स्मॉल कैप में करीब आधे % की वीकनेस है। आइए, जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। जैन साहब, गुड आफ्टरनून सर। जो वायर बनाने वाली कंपनीज हैं वहां पर लगातार एक्शन बन रहा है। केईआई इंडस्ट्रीज देखिए काफी रेगुलरली एक्टिव है, हमने रिसेंटली मैनेजमेंट से बात भी करी थी। हैवेल्स में आपको थोड़ा एक्शन बन रहा है, अभी पॉलीकैब की मैं बात कर ही रहा था। क्या चल रहा है सर इस स्पेस में, कोई राय? और केईआई स्पेशली 5% ऊपर सर आज। नहीं, बिल्कुल, देखिए वायर्स एंड केबल्स, इनके बारे में काफी दिनों से मैं जिक्र करता हुआ आ रहा हूँ। ये कंपनियां गजब का काम कर रही है। इनकी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है, या जो सरकार पावर सेक्टर के ऊपर जो फोकस्ड है, इंफ्रा के ऊपर फोकस्ड है, और जो ईपीसी कंपनीज है वो गजब का कर रही है। इनफैक्ट मैं चैनल चेक से कर रहा हूँ, जो गजब का एक मतलब जो उनके पास ऑर्डर इनफ्लोज है उसकी वजह से ये कंपनी अच्छा कर रही है। और रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी कंट्रोल में है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी वहां नहीं है, तो वो उसका भी एक फायदा इनको मिलता है, क्योंकि बेस मेटल्स इनका मेजर रॉ मटेरियल होता है। और मेरे क्रूड ऑयल भी नीचे आने से इनको बाकी फायदा होता है प्लास्टिक से रिलेटेड। सो ओवरऑल रॉ मटेरियल कॉस्ट, डिमांड, ये सारी चीजें इनके एक साथ फेवर में है। तो मेरे हिसाब से केईआई इंडस्ट्रीज, मैंने मैनेजमेंट को सुना था, बहुत ज्यादा मैं कवर नहीं करता इस स्टॉक को, बट यस द कंपनी इज डूइंग वेल। बाकी पॉलीकैब यस लीडर है इंडस्ट्री में, वो कर रही है। और छोटी बहुत सारी कंपनी, इवन फिनोलेक्स की बात कर रहे हैं, ये सब बढ़िया कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस सेक्टर में बने रहना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, और नीचे आने पे कहीं ना कहीं बाइंग करनी चाहिए। ओके, तो हड़बड़ी मत करिए, अच्छे लेवल्स पर खरीदारी करिए, बट अच्छा स्पेस है, अच्छे स्टॉक्स हैं और क्वालिटी नेम्स यहां पर आपको ऑप्शंस में मिल रहे हैं। आइए, सुमित जी भी तैयार है अपनी कॉल के साथ, बिगुल उनके लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सुबह एक तो इंडियन होटल सेल कॉल दिया था, ऑलमोस्ट डेज हाई पे दिया था, तो स्टॉक के अंदर एक अच्छी गिरावट आया और फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, तो उसमें टारगेट हिट का मोहर बिल्कुल लगाया जा सकता है। और अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसके अंदर भी थोड़ा वीकनेस है, सेल साइड का स्टॉक है, दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 673 रुपया, 674 रुपया, 673, 674। फार्मा सेक्टर है, स्टॉक का नाम है औरो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। औरो फार्मा में मेरे को लग रहा है कि यहां से सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट 4 दिनों के लो स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है और एक अच्छी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग के संकेत औरो फार्मा के अंदर देखने को मिल रहा है। यहां पे सीएमबी पे औरो फार्मा में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस लगाए ऊपर में 684 685 के आसपास, तो 684 685 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के औरो फार्मा में बिकवाली करें। नीचे में जो इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 655 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 650 रुपए का। 655 650 के टारगेट्स के लिए औरो फार्मा में बिकवाली करें। 655 और 650 के टारगेट लिए सुमित जी के सेल कॉल रेडार पर कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं इस समय, जहां पर आपको प्रेशर भी बनते हुए दिख रहा है। सुमित जी, एक बार इंडिया सीमेंट्स पर भी राय दें सर, इसमें आज बड़ी गिरावट आती हुई देखिए। आज ही वायदा कारोबार के बैन से बाहर आया है, वायदा कारोबार का टॉप लूजर है, 5.5% का कट सर।
देखिए दीपांशु, स्टॉक के अंदर पिछले 8-10 दिनों में एक साइडवेज टाइप मूव भी देखने को मिला था और बैन के अंदर ये थोड़ा सा रेंज बाउंड टाइप ही मूव दिखा रहा था। कल का एक दिन था जिसके अंदर इसने एक अच्छा बाउंस दिखाया, आज उसके ऊपर सस्टेन भी किया, लेकिन इसने ट्रैप कर लिया और स्टॉक के अंदर एक अच्छी गिरावट आ चुकी है और अभी 220 के नीचे ये सस्टेन कर रहा है। 220 के नीचे अगर इंडिया सीमेंट में आज क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर इंडिया सीमेंट में 10 रुपए का फॉल और देखने को मिलेगा। तो फिलहाल एक बार फ्रेश बाय नहीं करे, इसके अंदर कन्विंसिंग ब्रेकआउट का वेट करे। स्टॉक के अंदर 10 रुपए का गिरावट तो आना ही चाहिए और अगर ये नीचे में सपोर्ट टूटा 210 रुपए का तो ये 200 का लेवल भी तोड़ेगा, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग के जोन में या प्रॉफिट बुकिंग के जोन में ये स्टॉक चला जाएगा। तो ये आपके लिए राय इंडिया सीमेंट पर आती हुई सुमित जी की तरफ से। एक्शन में है ये स्टॉक आज कमजोरी की तरफ। आइए फुटसी के इंडेक्स में कुछ जो एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं उसके चलते हुए कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके फ्लोज में बदलाव होगा, कुछ में खरीदारी तो कुछ में बिकवाली। नुआमा की रिपोर्ट लेकर हमारे साथ नूपुर जुड़ रही है इस वक्त। नूपुर बताइए फुटसी के फ्लोज में किस तरह के बदलाव आने की उम्मीद है? सर बदलाव सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी, उसी के चलते ये बदलाव हो। 3 ही स्टॉक है जिसमें बदलाव होने वाले, तो कोई बैलेंसिंग भी नहीं हो रही है, रीबैलेंसिंग भी हो रही है, खाली फ्लोट में बदलाव। हाँ, फ्लोट में बदलाव हुआ, इसलिए अब इनफ्लो आएगा इन सारे स्टॉक्स में। तो नुआमा का मानना है कि ये जो एडजस्टमेंट है वो 23 तारीख को हो जाएंगे, क्योंकि ब्लॉक डील्स हुई थी तो फ्लोट बढ़ चुका है इन तीनों स्टॉक में, जिसके चलते एडजस्टमेंट होना जरूरी है। और जो इफेक्टिव डेट होगी 26 जून से ये इफेक्टिव भी होने वाले। ब्लॉक डील के चलते फ्री फ्लोट बढ़ा है, इसलिए HDFC AMC, श्रीराम फाइनेंस और टिमकेन इन तीनों ही स्टॉक में इनफ्लो आते हुए दिखेगा। श्रीराम फाइनेंस में सबसे ज्यादा इनफ्लो आने की उम्मीद है, करीबन 150 से 200 करोड़ तक का इनफ्लो यहाँ पे आ सकता है। HDFC AMC की बात करें तो 130 से 200 करोड़ का इनफ्लो यहाँ पर भी आने की उम्मीद है, ये नुआमा के एस्टिमेट से। और टिमकेन की भी बात करें तो 70 से 75 करोड़ तक का इनफ्लो आ सकता है। तो 3 बड़ी ब्लॉक डील हुई थी जिसके चलते अब तीनों स्टॉक का जो फ्लोट है वो बढ़ता हुआ दिखा है, उसी के चलते फुटसे में होने वाले एडजस्टमेंट 23 तारीख को एडजस्टमेंट होगा और इफेक्टिव 26 से हो जाएगा। तो इन्हीं काउंटर्स में है जहां पर हमने रिसेंटली ब्लॉक डील देखी है और ज़्यादा बड़ा एक्शन भी हमने सब इन्हीं काउंटर्स में देखा है। श्रीराम फाइनेंस देख लीजिए, HDFC AMC देख लीजिए, यहाँ पर भी बड़ा व्यू आपको आते हुए दिख सकता है। इनफैक्ट कल की बड़ी तेज़ी के बाद अब श्रीराम फाइनेंस के लिए इमीडिएट टर्म्स पर टेक्निकल लेवल्स क्या हो जाते हैं ये भी एक बार जान लेते हैं कि यहाँ पर आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। हिमांशु जी जरा देखें सर, कल की तेज़ी के बाद आज कंसोलिडेट कर रहा है श्रीराम फाइनेंस के लिए टेक्निकल लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या होंगे? दीप, एक बड़ा गैप अप देखने को मिला है कल, और उससे पहले भी स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। 1450-1460 लेवल्स के ऊपर स्टॉक ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया था, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले किसी भी करेक्शन में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। बट हालांकि वो लेवल्स दूर है, मुझे लगता है कि जो कल का गैप है लगभग 1620-1625 रुपए के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं, जहां पर अगर कोई डिप मिलता है तो फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। ऑन द अपसाइड मेरा ऐसा मानना है कि 1800 रुपए से लेकर 1950 रुपए तक की मूव अपसाइड में देखने को मिलेगी, और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या अपसाइड के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए श्रीराम फाइनेंस जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए वागले साहब ने तैयार अपनी कॉल के साथ बिगुल लोन के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, बेचना है डिक्सन टेक्नोलॉजीज को। ये स्टॉक काफी चला है, पिछले 2 महीनों में लगभग 3000 से 4800 तक 4700 के आसपास गया है, और इसमें अभी आज कल पिछले 3 दिनों के लो की ब्रेकडाउन हुई है, और ये माहौल में थोड़ा सा करेक्टिव मूव एक्सटेंड हो सकता है। 4200 तक के डाउन साइड में देख रहा हूँ, क्योंकि ये हाई मोमेंटम स्टॉक है। आपका स्टॉप लॉस 4500 मतलब 4510 के आसपास का होना चाहिए, और ऑन द डाउन साइड 4200 के लेवल जो यहाँ से 200-250 रुपए नीचे है। बड़ी गिरावट वागले साहब को डिक्सन टेक में आती हुई दिख रही, सीधा 250 रुपए का कट यहाँ से दिखा है। 4200 के टारगेट, 4510 4510 का स्टॉप लॉस लगाना है। गिरावट आ सकती है इसमें, ऐसा वागले साहब कह रहे हैं। ओके, रखेंगे नजर डिक्सन टेक, यहाँ पर आपको थोड़े वीक का मूवमेंट दिख रहा है। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो रिसेंटली एक्टिव थे जहाँ पर वीकनेस दिख रही है। M&M फाइनेंस और L&T फाइनेंस, इन दोनों में भी प्रेशर है। AB कैपिटल में भी आपको प्रेशर आते हुए दिख रहा है। तो ये तीनों NBFC जो काफ़ी एक्टिव थी, L&T फाइनेंस तो रिसेंटली काफ़ी बड़ा रनअप भी दिखा चुकी थी, अब इसमें थोड़ा रोल रिवर्सल आपको होते हुए दिख रहा है। सुमित जी, एक बार L&T फाइनेंस के चार्ट देखें सर। रिसेंट रनअप के बाद आज करेक्शन है, वापस एंट्री का मौका है या फिर थोड़ी और वीकनेस इस पे एक्सपेक्ट करेंगे सर? दीपांशु, देखिए एक अच्छा खासा रनअप के बाद अभी इनिशियल
स्टेज ही है जहां पर इसने अभी स्टार्ट किया है, और मेरे ख्याल से ये L&T फाइनेंस F&O बैन के अंदर भी है, तो स्टॉक के अंदर ज्यादा मोमेंटम वैसे भी नहीं बनेगा। और स्टॉक के अंदर जो ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस बना है वो करीब करीब 124 के आसपास का बना है, 124 125। तो ये लेवल टूटने के बाद इसमें फ्रेश बाय बनेगा। नीचे के अंदर इसने जो इमीडिएट सपोर्ट लिया है 116 115 का लिया है, 116 115 का लेवल टूटा तो फिर 110 से 108 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जब तक स्टॉक बैन में है थोड़ा साइडवेज मूव कर सकता है, तो इसको बेटर रहेगा एक बार टाइमिंग अवॉइड करें। बेटर रहेगा एक बार टाइमिंग अवॉइड करें, बट L&T फाइनेंस यहाँ पर थोड़ा अवॉइड करें, वैसे भी वादा कारोबार के बैन में है। M&M फाइनेंस पर वीकनेस है। AB कैपिटल भी आज थोड़ा कमजोर दिख रहा है, इस काउंटर पर भी रखिए नजर, वैसे काफी एक्टिवली ट्रेडर्स रेडार पर रहता भी है। बंसल जी एक बार AB कैपिटल देखें, आज 4% का कट आया सर इस चार्ट में। देखिए दीपांशु, काफी बड़ी रैली भी स्टॉक्स ने दिखाई थी और उसके चलते स्टॉक में करेक्शन आ रही है और आज एक नेगेटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला है। सबसे पहले तो दीपांशु स्टॉप लॉस था वो 170 का था, उसके नीचे मतलब किसी ने अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है तो निकलने की राय है। और टेक्निकली नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट यहाँ पर 165 के अराउंड आता है, तो इन स्तरों पर अभी कुछ करने की राय नहीं है। 165 के अराउंड आएगा और वहां पे अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा तब खरीदेंगे, एल्स वेट एंड वॉच है। ओके, वेट एंड वॉच फिलहाल बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी इस समय बाजार पर, और स्टॉक्स पर भी थोड़ा हमारे एक्सपर्ट्स इस समय कॉशन दिखा रहे हैं। देख भी रहे हैं आप, अभी फिर से रिकवरी आ रही थी, अब वापस बाजार कमजोर हो गए। शो की शुरुआत में हमने देखा था 125 अंक ऊपर था बैंक निफ्टी, अब आप देखेंगे तो नेगेटिव टेरिटरी में आ चुका है। तो काफी शार्प मूव आपको पिछले कुछ मिनटों में बैंक निफ्टी में आती हुई दिख रही है। बट एक स्टॉक जो काफी एक्टिव है लॉजिस्टिक स्पेस से, वो है आपके लिए ब्लू डार्ट। और जैन साहब काफी एक्टिव वापस लॉजिस्टिक शेयर्स हो रहे हैं। हमने आज सुबह देखा डिलीवरी में बड़ी ब्लॉक डील हुई है। ब्लू डार्ट कल भी एक्टिव था, आज अभी अच्छा स्पाइक दिखा रहा है। ऑल कार्गो का भी रिसेंटली अपडेट आया था। गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स की आज सुबह बंसल जी और कुणाल जी बात कर रहे थे। कुछ वापस समय आ गया सर लॉजिस्टिक्स फोकस करने का, जैसे जैसे कुछ मिड कैप पॉकेट्स बाजार की रेडार पर आती हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए काफी करेक्ट हुआ स्टॉक था ब्लू डार्ट पर्टिकुलरली, और अच्छा खासा मूव आया और ओवरऑल लॉजिस्टिक स्पेस अच्छा ही करेगा। जिस तरीके से देखिए रोड ट्रांसपोर्ट अगर बढ़िया होता है, आपका क्रूड नीचे आता है और इकोनॉमी में ग्रोथ है, जीडीपी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, सर्विस सारी ये सब जो अच्छे आ रहे हैं, तो उन सब का कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होता है। तो मेरे हिसाब से ब्लू डार्ट जिन्होंने ले रखा, हालांकि ये स्टॉक मेरे रडार पे काफी सालों से ही है और ये स्टॉक को मैं रेकमेंड भी करते हुए आ रहा हूँ, और बल्कि मैंने जो शाम वाला शो था बाजार अगले हफ्ते, उसमें इस स्टॉक को मैंने पहले रेकमेंड किया हुआ, 2 या 3 बार किया रादर, और करेक्ट हुआ है काफी ऊपर का लेवल्स 9000 के आसपास जाके एक करेक्शन हो। और जब मार्केट्स चल रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे हैं, तो ये स्टॉक वो फोमो वाली जो मलहम है उसका मलहम है ये। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड करें और आगे आने वाले दिनों में और भी परफॉर्म करेगा। मेरे हिसाब से अपने जो टारगेट्स है 8,500 साढ़े 8,000 तक आराम से जाएगा। और सारे लॉजिस्टिक स्पेस के स्टॉक्स मैंने ऑल कार्गो भी अभी रिसेंटली लास्ट वीक फ्राइडे वाले इवनिंग शो में मैंने रेकमेंड किया था, और बाकी भी अच्छा कर ही रहे हैं। जीपीपीएल है, ये सारे अच्छा कर रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ब्लू डार्ट जहां पर आपको रखनी है नजर, और लॉजिस्टिक स्पेस ये भी आपको एक्टिव होते हुए दिख रहा है। तो ये स्पेस में थोड़ा एक्शन आ रहा है, नजर रखिए। अब वही देखिए ब्लू डार्ट पर आपको एक अच्छी मूव भी बनती हुई दिख रही है। केपीआर मिल्स, इस पर भी एक अच्छा स्पाइक आ रहा है, इसको भी पुल अप करिए। टीसीएनएस क्लोथिंग भी थोड़ा एक्शन में आ रहा है। इन दोनों काउंटर्स में अभी अभी आपको एक मूव आते हुए दिखा है। तो थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप्स में बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा है, और कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्टिव हो रहे हैं। ईथर इंडस्ट्रीज 7.5% ऊपर है, यहाँ पर भी एक अच्छी मूव आई है। किम्स, जैन साहब इस पर भी आपकी राय लेनी थी। किम्स रिसेंटली हमने इस पर एक ब्लॉक डील भी होते हुए देखी थी, वहां से एक्शन बना था और आज भी थोड़ा ऊपर आ रहा है। किम्स को रेडार पर रखना है सर, जरा बताएं इस पर आपकी राय। हाँ बिल्कुल, देखिए आईपीओ आया था तब से रडार पे है और अच्छा खासा ये मूव भी दे चुका, और हॉस्पिटल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं वेरी फ्रैंकली। और मतलब इनफैक्ट मैक्स बोल लीजिए, मैक्स तो हमारे पैनल में एनालिस्ट ने, आई थिंक राकेश जी कुणाल जी ने भी रेकमेंड किया है। अपोलो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, मैंने इंद्रप्रस्थ के बारे में बात की थी। किम्स है, मैंने केएमसी स्पेशलिटी दिया था अभी रिसेंटली। तो बिल्कुल ब्लॉक डील भी हुई है, हैंड्स चेंज हुए हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहा है। बेस्ट पार्ट इज क्वार्टरली रिजल्ट्स और एनुअल रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार बहुत बड़ा मूव दे चुका है। जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करके रखें, बाकी जिनको लेना है वो अब डिप्स का इंतजार करें, तो ही एंट्री और रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होगी। ओके, तो ये है आपके लिए किम्स। थोड़ा डिप होने दीजिए तो रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाएगा, बट स्टॉक अच्छे एक्शन में दिख रहा है। एक बार जरा इसके चार्ट पर राय भी ले ली जाए। कुणाल जी देखेंगे सर 1790 कृष्णा इंस्टीट्यूट किम्स।
देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, चार्ट में एक बहुत दमदार अप ट्रेंड हमने पिछले कुछ दिनों में देखा और मुझे लगता है कि और ऊपर के स्तर इसमें मुमकिन हैं। और जैसे अभी जैन साहब कह रहे थे, जो अस्पताल से जुड़ी कंपनियां हैं सभी के चार्ट्स पर हमने एक शानदार मूव आते हुए देखा। किम्स में एक ब्रेकआउट हुआ था जब स्टॉक ने 1600 रुपए के लेवल्स को पार किया और उसके बाद से लगातार एक रनअप देख रहे हैं। मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे और अपसाइड मुमकिन है। स्टॉप लॉस रखें 1700 के आसपास और मुझे लगता है ये स्टॉक 1900 के लेवल्स भी दिखा सकता है। ओके, 1700 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, 1900 का लेवल भी आ सकता है। ये राय आपके लिए किम्स पर आती हुई कुणाल जी की तरफ से। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, एक सेल कॉल और मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 3276, 3276, 3278, 3276, 3278 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। आज एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ बना है जिसमें लास्ट 3 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि एशियन पेंट्स में यहां से प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली देखने को मिलेगा। इनिशियल संकेत है यहां से स्टॉक के अंदर 70-80 रुपए का फॉल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलना चाहिए। एशियन पेंट में यहां पे सीएमपी पे बिकवाली करे, जिन्होंने सेल कर रखा है होल्ड करे, क्योंकि आज इनिशियल फर्स्ट डे है जिसमें इसमें बिकवाली के संकेत मिल रहे हैं। 33.25 ये ऊपर में स्टॉप लॉस बनेगा। 33.25 के स्टॉप लॉस से 32.75 के आसपास बिकवाली करे। 32.25 का पहला टारगेट बनेगा, 3200 का दूसरा टारगेट बनेगा। 33.25 स्टॉप लॉस, 32.25 टारगेट, 32,200 दूसरा टारगेट। ओके, 3225, 3200 के टारगेट के लिए एशियन पेंट्स में करें बिकवाली। ये राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से आती दिख रही। तो सुमित जी की तरफ से आज के शो में, क्लोजिंग शो में, दोनों ही शॉर्ट कॉल आए। और सुबह इंडियन होटल आपने बेचने की राय दी ही थी आईडीएफसी बैंक, फर्स्ट बैंक के साथ। तो यानी कि आज के 4 शॉर्ट कॉल हो चुके हैं। सुमित जी कितना टारगेट रखा है? नहीं अनिल जी, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। मैं रिटर्न का पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं, कितना रिटर्न मतलब कितना रिटर्न का टारगेट ऐसा? रिटर्न तो ऐसा है अनिल जी, देखिए कल मैंने बंधन बैंक सेल दिया था, डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, इंडियन होटल सेल दिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेल दिया। तो सेलिंग कल से ही थोड़ी सी समझ में आ रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। इंडेक्स थोड़ा मेंटेन है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग आ रही है और थोड़े से अच्छे वाले स्टॉक्स में सेलिंग आ रही है। तो थोड़ा मिक्स संकेत है। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि बड़ी तेजी यहाँ से बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कुछ स्टॉक्स में जरूर देखने को मिल रहा है। थोड़ा सावधान रहे, प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है, ये मानना है आपके लिए सुमित जी का। धन्यवाद सुमित जी। ये शॉर्ट कॉल एक के बाद एक 4 आपने दे दी है। जून महीने में अब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो कुछ भी आया है एफआईज की तरफ से, उनका फोकस कहाँ रहा है ये जानना जरूरी है। यानी कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर एफआईज थोड़ी खरीदारी करने के मूड में हैं। आइए जानते हैं। अरमान हमारे साथ है डिटेल से। अरमान बताइए। जी सर, बिल्कुल कई सारे स्पेसेस ऐसी हैं जहां पर उनका मुख्य फोकस है, जहां पर उन्होंने अच्छा खासा पैसा डाला है। जिसमें सबसे पहले अगर आप मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर आप 1 से 15 जून के बीच में अगर आप बात करें तो लगभग देखें तो 19,800 करोड़ के आसपास का जो है इनफ्लो यहां पर उनकी तरफ से आता हुआ दिखा है। अब उन्होंने कहां करी खरीदारी? फाइनेंशियल सर्विसेज में देखिए 5,500 करोड़, लगभग 30% जो जितना उन्होंने पैसा डाला है उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज में लगभग 30% डालते हुए दिखे। कैपिटल गुड्स वहां पर देखें लगभग 18% जो उन्होंने टोटल पैसा डाला है, लगभग 3,500 करोड़ के आसपास जो है वो कैपिटल गुड्स में आता हुआ दिखा है। और ऑटो कंपोनेंट्स में भी वहां पर भी लगभग आपको 16% के आसपास लगभग 3,000 करोड़ जो है ओवरऑल में से वहां पर ऑटो कंपोनेंट्स में आता हुआ दिखा है। अब लगाड़ क्या रहा है, कहां से उन्होंने पैसा निकाला है? तो सबसे ज्यादा जो पैसा निकाला है वो है आईटी में उन्होंने लगभग 3,140 करोड़ के आसपास पैसा निकालते हुए दिखे हैं। जो ओवरऑल का अगर आप देखेंगे लगभग 50% है, मतलब कुल जितना निकाला है उसका 50% के आसपास तो उन्होंने सिर्फ आईटी से ही निकाल दिया है। और ये तो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 1 से 15 जून की। अगर बात करें कि 1 मार्च 2023 से अगर आप बात करें तो सिर्फ आईटी में ही कुल वो लगभग 16,000 करोड़ के आसपास का जो है वहां पे बिकवाली करते हुए दिखे हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें तो थोड़े बहुत बिकवाली मेटल्स एंड माइनिंग्स में भी कंपेरेटिवली होती हुई दिखी है, पर ओवरऑल सबसे ज्यादा बिकवाली आईटी में होती हुई दिखी है। और अगर जो खरीदारी हुई है फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और ऑटो कंपोनेंट्स में आपको सबसे ज्यादा खरीदारी होती हुई दिखी है। ऑटोज में तो हमने देखा है अच्छी खरीदारी है। और क्या बोल रहे हैं? कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हुई है खरीदारी, पर कंपैरेटिवली इन तीनों में ज्यादा होती है। फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स और ऑटो कंपोनेंट्स। जान साहब, ओवरहीटेड है या और भी स्पेस है? एफआईएस को तो डेफिनेटली ये स्पेस पसंद आ रही है और रैली के लीडर्स भी यही दिखे, फाइनेंशियल्स हो, कैपिटल गुड्स हो, स्पेशली ऑटोज, वहां पर तो दमदार एक्शन आजकल बना हुआ है। और आपके रेडार पर भी कई सारे ये काउंटर्स हैं सर।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऑटो इंसुलरी तो आज मैं क्या अपने पैनल में सारे लोग ही ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स आज रेकमेंड किए हैं। स्टॉक्स अच्छा कर भी रहे हैं। देख रहे हैं कैसे मारुति परफॉर्म किया है, एमएनएम परफॉर्म किया है, टाटा मोटर्स ने परफॉर्म किया है, सारे स्टॉक्स कर रहे हैं, इनफैक्ट टीडीएस मोटर्स। तो देखिए ऑटो और इनके साथ साथ ऑटो इंसुलरीज तो चलेंगी, ये स्टॉक तो अच्छा करेंगे क्योंकि सरकार की भी जो स्क्रैपेज वाली पॉलिसी है या जो इकोनॉमी में डिमांड है, सेल्स के फिगर्स आ रहे हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे आ रहा है, इन सब का बहुत बड़ा फायदा मिला है। इवन मैं एक सीमेंट स्पेस को भी ऐड करूंगा, वो भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। कैपिटल गुड्स, यस दे ऑल आर डूइंग वेल। कैपिटल गुड्स तो गजब का कर रही है, इनफैक्ट और भी आगे आने वाले दिनों में करेंगे, ये वन ऑफ माय टॉप फेवरेट्स है। और बीएफएसआई यस और एफआईआई के हमेशा से इंडियन बीएफएसआई सेक्टर एफआईआई का हमेशा फेवरेट रहा है, भले ही वो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो पर्टिकुलरली, और यहाँ पे भी एनबीएफसीज अच्छा कर रहे हैं। अभी जो अभी इंटरेस्ट रेट की मैं अनिल जी को भी सुन रहा था कि एनबीएफसीज जनरली थोड़ा पास ऑन करने में लेट रहते हैं, और जब भी अगर रेट साइकिल में अब अगर पॉज आता है, रेट पॉज और रेट्स अगर नीचे आएंगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये सेक्टर्स में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल होल्ड करना चाहिए जो स्टॉक्स है। और आईटी भी अब मुझे लगता है कि ओवरडन हो चुका है। ठीक है, एफआईआई का प्रेशर जरूर था, बट यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे बॉटम फिशिंग धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में बाइंग शुरू करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो भले वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो का बायबैक आया तो बायबैक की वजह से थोड़े बहुत बाइंग हुई है बीच में, और अभी भी अगर टेंडर करके, कई लोगों ने मुझे ट्विटर पे पूछा भी था कि अगर हम टेंडर कर देंगे तो टेंडर कर दीजिए आप, और वापस से जितना आपका एक्सेप्टेड हो जाता है उतना माल आप एक्सचेंज में खरीद लीजिए, तो आपको एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जो ऑलरेडी होल्ड करते हो और 15 तारीख के बाद रिकॉर्ड डेट पे उनका नाम आ चुका है बुक्स में। तो विप्रो के बायबैक में अप्लाई तो जरूर करिए आप, अगर आप होल्ड करते हैं ऑलरेडी और आप एलिजिबल हैं। बट इसके अलावा आईटी पर भी थोड़ी नजर डालने का वक्त आ गया है, ये है राय जैन साहब की तरफ से। आइए वागले साहब के पास चलते हैं, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, अडानी एंटरप्राइजेस ने काफी टाइम के बाद एक बॉटम ब्रेक किया है। 2390 92 का करंट भाव है, 2400 का ये लेवल टूटा है, तो यहाँ पर बेचे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 2415 का, और ऑन द डाउन साइड 2300 तक ये स्टॉक जा सकता है। हाई मोमेंटम स्टॉक है, तो एक 20-25 रुपए का रिस्क है, 100 रुपए का, 80 से 100 रुपए का रिवॉर्ड है। तो 2300 तक के टारगेट के लिए अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पर आपको करना है शॉर्ट। हम 2 दिन से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, थोड़ी कमजोरी अदानी ग्रुप शेयर्स में आपको आती हुई दिख रही है। अदानी एंटरप्राइजेस फिलहाल आपको कमजोर दिख रहा है, बाजार भी थोड़ा कमजोर अब होते हुए दिख रहे हैं। 76 पॉइंट नीचे हो गया है निफ्टी। शो की शुरुआत में हमने देखा था एकदम फ्लैट हो गया था रिकवर होकर, अब आपको कमजोरी दिख रही है। और बैंक निफ्टी जो शो की शुरुआत में 125 अंक ऊपर था, अब आपको 100 अंक नीचे दिख रहा है। तो आइए डेटा क्या कह रहा है इस समय और कैसे बनानी है आपको स्ट्रैटेजी। आखिरी 1 घंटा एक्सपायरी के तहत से क्या एक्शन हो सकता है, जानते हैं अनिल जी के साथ 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी। थोड़ी कमजोरी इस समय आती हुई दिख रही है सर। डेज लो पर बाजार है, 18,800 को निफ्टी ने अभी तोड़ा है। 50 पॉइंट नीचे आपको डाउ और नास्डैक के फ्यूचर्स दिख रहे हैं। आज S&P फ्यूचर्स भी आपको 1/4% की गिरावट दिखा रहे हैं, तो कमजोरी तो इस समय बन रही है। यूरोप के बाजारों में भी आधे से 1.25% की वीकनेस है। कच्चा तेल कमजोर है, एक अच्छी बात है, रुपया 11 पैसे मजबूत है। अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स इस समय अच्छे नहीं दिख रहे, हमारे बाजार भी सुस्त हैं। क्या करना है? थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनता हुआ दिख रहा है दीप, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादा है। कैश मार्केट के स्टॉक्स में थोड़ी बिकवाली का प्रेशर बढ़ा है। 1% नीचे आपको मिड कैप इंडेक्स दिखेगा, 1% नीचे आपको स्मॉल कैप इंडेक्स दिख रहा है। उसकी कंपेरिजन में देखेंगे तो दिग्गज उतने खराब नहीं है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट की कमजोरी थोड़ा सा दबाव बना रही है, और साथ ही ग्लोबल सपोर्ट आपको मिल नहीं रहा है एशिया, यूरोप और डाउ फ्यूचर से। थोड़ा शायद और अमेरिका में एक कमजोर सेशन रहे आज लगातार चौथा दिन, इस तरह के संकेत जो दिख रहे हैं, इसके चलते शायद बहुत खरीदारी का मूड है नहीं। और दूसरा ये कि आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा दबाव रहना है। 18,800 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके करीब आप ट्रेड कर रहे हैं 15 पॉइंट नीचे, और 3 बजे तक आपको इसके ऊपर रहना है। इसके नीचे रहेंगे तो थोड़ी रिस्क बढ़ेगी, और रिस्क बढ़कर क्या होगा, 18,700 755 की रेंज में आप पहुंचते हुए दिखेंगे। वहां पर अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट आपके लिए है 18,700 से 18,755 की रेंज में। वहां पर हल्की फुल्की खरीदारी शॉर्ट करेंगे आप नीचे के लेवल पर कर सकते हैं। खरीदारी जो भी करनी है इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास करें। ऊपर में अगर रिकवर होकर आप वापस आएंगे ऊपर, तो आपके लिए 18,850 18,875 ये वो रेंज है जहां पर सप्लाई आएगी। इसके ऊपर जाने में मुश्किल होगी, क्योंकि वहां पर लगातार बिकवाली आ रही है। ये तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी दे दी। अब डेटा बता दूं, 18,800 के पुट पर
2 करोड़ 20 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के लेवल के नीचे आखिरी 1 घंटे में जाने के पहले ट्रेड करना ठीक बात नहीं है, इसलिए डेटा के लिहाज से थोड़ा कमजोरी का संकेत आ गया। बचे हुए समय के लिए 18,850 के ऊपर बंद हो पाना आज मुश्किल होगा, क्योंकि 18,850 के पुट पर 1 करोड़ 20 लाख शेयर है, कॉल्स में 1 करोड़ 70 लाख शेयर है, इसलिए 18,850 क्लोजिंग बेसिस पे इसको पार नहीं हो पाएगा। तो अपसाइड आपको पता है 850 875, नीचे कितना जा सकते हैं 750 55 पहला सपोर्ट है, उसके बाद 700, 18,900 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स पर 3.25 करोड़ शेयर खड़े हैं, सोचिए, इसलिए 850 900 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, 700 750 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, ये आपके लिए निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी 44,000 मेक और ब्रेक लेवल है, 44,000 से 44,200 की रेंज में भरपूर सप्लाई है, जितनी चाहिए। 44,000 पे कॉल राइटर 1 करोड़ शेयर खड़े हैं, 44,100 पे 80 लाख शेयर, 44,200 पे 90 लाख शेयर, इतनी बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग होकर रखी है। सपोर्ट का है 43,700 43,800 की रेंज में सपोर्ट है, और उसके नीचे जाकर आप ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं, रिस्क बढ़ रही है। अब ऐसे में अगर आप 43,700 के नीचे 43,675 के नीचे 3 बजे तक ट्रेड करते हैं, तो वापस आप 43,350 से 43,500 की रेंज में खिसक कर जा सकते हैं, ये आपके लिए रिस्क खुल रही है। तो जितनी शार्प रिकवरी आपको मिड सेशन में आई थी 1 से 2 बजे के बीच में, उतनी ही शार्प फॉल वापस से आती हुई दिख रही है, और दिन के निचले स्तर की तरफ जा रहे हैं बाजार। तो ये जो वोलेटिलिटी है जिसकी हम सुबह बात करते हैं, आज से वोलेटिलिटी आपकी बढ़ेगी, उसके वो संकेत आ रहे हैं, चाहे वो वीकली एक्सपायरी की वजह से हो, चाहे बाजार के मूड माहौल किसी भी वजह से हो, तो थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ेगा, उसकी तैयारी रखें। और इसलिए फिर यही कहूँगा, टुकड़ों में लीजिए, टुकड़ों में दीजिए, एक ही तरीका और कोई तरीका नहीं, टुकड़ों में खरीदिए, टुकड़ों में लीजिए। चलिए, थोड़ा इस समय मूड आपको खराब होते हुए दिख रहा है। वैसे अगर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज हार्डली एनी गिरावट है, 1/4% नीचे बैंक निफ्टी है, 0.4% नीचे आपको सेंसेक्स और निफ्टी दिख रहे हैं। बट जो यूफोरिया ऑप्टिमिज्म था सुबह का, लग रहा था रिकॉर्ड हाई हो सकता है, सेंसेक्स ने तो बनाया भी, वो इस समय थोड़ा आपको डिसअपियर होते हुए दिख रहा है। ओके, ये है आपके लिए इस समय बाजार पर राइट। डेल्टा कॉप, इस पर एक शार्प फॉल आ रहा है, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में, बट पिछले कुछ मिनट में एक शार्प सेलिंग इस काउंटर में हमने आती हुई दिखी, तो इसको भी अपने रेडार पर रखिए। अभी 240 का भी लेवल टूटा है, पिछले 5 मिनट में ही हमने देखा है एक शार्प फॉल डेल्टा कॉप में आपको आते हुए दिखा है। कुछ और काउंटर्स भी हैं जहां पर आपको वीकनेस बनती हुई दिख रही है। लुपिन आज सुबह से ही थोड़ा कमजोर था, बट अब 3.5% नीचे आपको लुपिन ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक बार इसके चार्ट पर भी राय ले ली जाए। सुमित जी जरा देखें सर, लुपिन क्या करना है, 850 के अब लेवल्स आ गए हैं। मेरे ख्याल से दीपांशु, कल ही ये स्टॉक के ऊपर डिस्कशन हो रहा था कि सारे पॉजिटिव न्यूज डिस्काउंट कर चुका है, सारे पॉजिटिव न्यूज आ चुकी है, तो ये स्टॉक के अंदर जितना मूव आना था एक बार आ चुका है, और अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बनना चाहिए। तो सेम आज देखने को भी मिल रहा है, स्टॉक ने ऊपर में 875-880 का रेजिस्टेंस ले लिया है। ये लेवल अब जब तक ऊपर में टूटेंगे नहीं, तब तक इसमें फ्रेश बाय बनेगा नहीं। नीचे के अंदर 830 के आसपास का सपोर्ट है, 830 का लेवल अगर टूटा तो 800 रुपए तक के लेवल वापस से लुपिन में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए फिलहाल एक बार वेट करना है, थोड़ा करेक्शन का वेट करें, 830 या 800 वहां पर देखेंगे फ्रेश बाय करना है कि नहीं करना है। फिलहाल यहाँ पे अवॉइड करें लॉन्ग के लिए, फिलहाल अवॉइड करिए। ये है आपके लिए लुपिन पर राय। और अनिल जी, कल आप भी यही कह रहे थे जब ड्रग अप्रूवल आया था इसका, कि जो होना था वो हो गया, मतलब जो बेस्ट ऑफ ट्रिगर्स थे वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुके हैं, यहाँ से अब कम दिख रहा है। और आज वही है, एक तो जेफरीज का टारगेट कट भी आ गया, और आज स्टॉक भी स्ट्रगल कर रहा है, 3% नीचे है बिल्कुल डीप। और अब धीरे धीरे सप्लाई आ रही है सर में, क्योंकि जहाँ पर अब जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट है, श्रीराम फाइनेंस, वहाँ भी आज आप देखिए जेफरीज का डबल अपग्रेड होने के बावजूद स्टॉक चला नहीं है, पीरामल ऊपर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गया। तो अब जिन शेयरों में जहाँ पर वो कहते हैं कि बेस्ट माहौल का प्राइस परफेक्शन पर ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। थोड़े से बस अभी यही कि हल्का सा सावधान रहना है, ऊपर के लेवल पर मत लीजिए, आप आराम से अपने लेवल का इंतजार कीजिए, जो भी शेयर आप खरीदना चाहते हैं, और वहाँ एंट्री करिए जी। बिल्कुल, चलिए इस पर है नजर। मजगांव डॉक बाय द वे आज सुबह थोड़ा एक्टिव हो रहा था, आई थिंक अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है, उतनी नहीं जितनी हमें सुबह दिखा रहा था, बट थोड़ी खरीदारी अभी भी है मजगांव डॉक में, तो इसको अपने रेडार पर रखें। ऑफ कोर्स शार्प रनअप इस काउंटर में हमने आते हुए देखा है। साइंट, ये भी एक और काउंटर है जो आपके रेडार पर होना चाहिए, थोड़ी खरीदारी साइंट में आपको आती हुई दिख रही है। और ऑफ कोर्स इनकी सब्सिडी कंपनी की आईपीओ, साइंट डीएलएम की आईपीओ भी अगले हफ्ते खुलने वाली है। एक बार जैन साहब से पूछना था अगर उनके रेडार पर है या नहीं। जैन साहब रखते हैं रेडार पर साइंट ऑफ कोर्स, और फिर साइंट डीएलएम का आईपीओ जो ट्यूसडे को आई थिंक खुल रहा है? नहीं, बिल्कुल उसकी वजह से सुर्खियों में भी है। साइंट तो सर्टेनली अच्छा लगता है मुझे स्टॉक, और मिड कैप आईटी स्टॉक्स तो वैसे ही, बट जिस तरीके का रनअप आया एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, आप मान लीजिए बाकी सारे अगर आईटी स्टॉक्स है उनके सामने ये स्टॉक ने एक तरफा मूव दिया है। एंड सर्टेनली जो नया आईपीओ आता तो
जो प्रोमोटर कंपनी होती है वो भी पूरे फॉर्म में रहती है। और साइंट का चलने का रीजन भी है, देखिए इन्होंने नंबर्स भी ठीक दिए हैं एज कंपेयर टू दी इट्स लार्जर पीयर्स। अगर आप क्वार्टरली नंबर्स देखें वो बढ़िया थे, और ओवरऑल मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस के लिहाज से तो साइंट बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, और जो सेक्टर्स है जिसमें ये काम कर रही है ये भी बढ़िया है, डेटा एनालिटिक्स और नेटवर्क्स और ये सारी चीजें। तो मेरे हिसाब से साइंट को जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं। बाकी एक है ये आईपीओ आ रहा है तो उसकी वजह से फॉर्म में पूरा है ये स्टॉक, और हो सकता है आईपीओ की लिस्टिंग के बाद और अगर अच्छी लिस्टिंग होती है तो ये और थोड़ा चल सकता है। तो फिर भी नया ही बाइंग के लिए मैं थोड़ी सी राय कम दूंगा। बाकी जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, बिकॉज आई एम नॉट एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दी आईटी सेक्टर के जो मिड कैप्स है, जो लार्ज कैप्स है जहां पे करेक्शन हो चुका, वो सेक्टर मुझे बढ़िया लग रहा है, वो सेगमेंट बढ़िया लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने यही बोला था। ये है आपके लिए साइंट, इस पर रखिए नजर। और साइंट डीएलएम जिसका आईपीओ अगले हफ्ते खुल रहा है वो तो हमारे रेडार पर रहेगा ही। फोर्टिस हेल्थकेयर, ये भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। चेन्नई में हॉस्पिटल बेचने के लिए इन्होंने करार किया है, ये आपके लिए इस समय खबर आती हुई दिख रही है फोर्टिस हॉस्पिटल्स के लिए, फोर्टिस हेल्थकेयर के लिए। श्री कावेरी मेडिकल केयर बिजनेस को ट्रांसफर करने का इन्होंने अग्रीमेंट किया है। श्री कावेरी मेडिकल केयर के साथ इन्होंने अग्रीमेंट किया है फोर्टिस हेल्थकेयर में चेन्नई हॉस्पिटल बेचने का। करीब 150 करोड़ रुपए में ये अपने चेन्नई हॉस्पिटल की बिक्री करने वाले हैं। तो क्लियर खबर आ गई है, 150 करोड़ रुपए में अपना चेन्नई का हॉस्पिटल बेचेंगे ये। चार्ट पर भी एक बार राय ले लीजिए। आज वैसे कुछ खास कर नहीं रहा है कुणाल जी, बट फोर्टिस हेल्थकेयर, इसका चार्ट देख लें 307 के लेवल पर इस समय। देखिए दीपांशु, पिछले सप्ताह फोर्टिस में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ और इस स्टॉक ने 300 रुपए के ऊपर पहली बार कई दिनों बाद, कई महीनों बाद एक ब्रेकआउट दिया। तो मुझे चार्ट बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है फोर्टिस में काफ़ी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अभी अभी हम अस्पताल के शेयर्स की बात भी कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि नए हाइज देखने को मिलेंगे। तो मौजूदा स्तरों पर भी और गिरावट में इसमें एक्यूमुलेट करके स्टॉक को चलें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 450 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी बाय करने की राय। तो ये बाय करने की राय फोर्टिस पर। जैन साहब की भी एक विशेष टिप्पणी ली जाए, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल को बड़ी नजदीकी से जैन साहब देखते पहचानते हैं जी। फोर्टिस, मलार और कौन सा था, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, ऐसे जो हॉस्पिटलों के नाम टीम्स की अभी हम बात कर ही रहे थे, जिन जिनके नाम आपने सुने उन सारे हॉस्पिटल्स में जैन साहब गए हुए हैं। जी जैन साहब बताएं। नहीं, हॉस्पिटल्स में नहीं क्या हुआ भगवान की वजह से, बट केएमसी स्पेशलिटी का अभी नाम लिया और रिसेंटली मैंने स्टॉक को रेकमेंड भी किया था, और वही कावेरी मेडिकल ग्रुप है और वहीं पे ये फोर्टिस अपना वो किया है। तो सर्टेनली इसीलिए शायद हो सकता है कि जो मैंने भी रेकमेंड किया था तो ये 60-61 के लेवल्स थे, वहां से कावेरी केएमसी स्पेशलिटी वो अच्छा खासा चल भी चुका है। तो इट्स अ गुड स्ट्रेटेजिक बाय फॉर द कंपनी। और फोर्टिस भी चला हुआ था, तो केएमसी हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, आई थिंक इट्स अ गुड बाय। और जिन्होंने लिया हमारे रिकमेंडेशन पे वो होल्ड करके रखे अभी भी। लिया है तो होल्ड करके रखिए, ये आपके लिए राय आ रही है। हॉस्पिटल स्टॉक्स में आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए भी दिख रहा है। खबर तो एटलीस्ट यहाँ पर आपको आती हुई दिख ही रही है, तो इस पर रखनी है आपको नजर। आइए, श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा कमजोर बाजार इस समय दिख रहा है। बजाज फाइनेंस पर आपकी राय लेना चाहूंगा। 2% का कट बजाज फाइनेंस पर दिख रहा है, जरा इसकी चार्ट देखें सर। एनबीएफसीज, चुनिंदा एनबीएफसीज में इस समय थोड़ा प्रेशर बन रहा है। या गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो देखिए, एक्चुअली यही दिक्कत है कि बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनमें जो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, इसी वजह से मार्केट जो है वो अपने हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है। बट अगर स्पेसिफिकली बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो यस, काफी अच्छा करेक्शन इनफैक्ट हो रहा है, और मुझे लगता है कि और थोड़ा करेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स को रिटेस्ट करने के बाद ये स्टॉक गिरा है। तो शायद ये स्टॉक गिरते गिरते 6700 या 6800 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है अगर कोई लॉन्ग पोजीशन है और अगर कोई रिबाउंड अगर आता है तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। आई थिंक 7100, 7050 इन्हीं लेवल्स के करीब पोजीशंस को कम करें, 600-700 के लक्ष्य नजर आते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस जहां पर आपको रखनी है नजर। ये काउंटर भी थोड़ा कमजोर दिख रहा है। टाटा मोटर्स में भी आज थोड़ा प्रेशर आते दिख रहा है, ज्यादा नहीं, 2% का ही कट है, बट टाटा मोटर्स भी इस समय वीक है। टाटा कंज्यूमर में भी आपको गिरावट दिख रही है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन है। एक्शन थोड़ी कमजोरी की तरफ जरूर है। लेट्स सी, आखिरी पौन घंटा बचा है, लेकिन उससे पहले मुंबई में एक बड़े डब्बा ट्रेडिंग के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। क्या है पूरा मामला, किस तरह से ये भंडाफोड़ हुआ है और कितना बड़ा मामला है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ब्रजेश, बताइए क्या है पूरी डिटेल्स।
बिल्कुल, मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसने कांदिवली इलाके में 4,672 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने वाले एक डब्बा ट्रेडर को पकड़ा है। वो घर से ही जो है इस तरह के डब्बा ट्रेडिंग का पूरा कामकाज जो है चला रहा था। एक मोबाइल एप्लीकेशन का उसने इस्तेमाल किया था और उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए लोगों को डब्बा ट्रेडिंग कराता था। तो पुलिस ने 20 जून को जब छापा मारा तो वहां से बहुत बड़े पैमाने पर जो सबूत हैं वो जुटाए हैं और पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश, इसके अलावा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है और दर्ज करने के बाद उस जतिन मेहता नाम के व्यक्ति को अदालत में पेश किया, जहां अब उससे पूछताछ की जा रही है कि और कौन कौन से लोग इस तरह के जो डब्बा ट्रेडिंग का काम है उसमें शामिल हैं। अगर देखें तो इस साल अब तक जो है अप्रैल से लेकर अब तक जो है करीब 20 से 25 अलर्ट जो है एक्सचेंजेस की ओर से जो है जा रहे थे और रेगुलेटर की ओर से जा रहे थे पुलिस को, और कहां पर किन किन इलाकों में जो सस्पेक्टेड डब्बा ट्रेडिंग की एक्टिविटी हो रही है, और उस अलर्ट के आधार पर ही मुंबई पुलिस ने छापा मारा और पकड़ा है। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो और भी जगहों की पहचान और भी ऐसे डब्बा ट्रेडर्स की पहचान जो है पुलिस के द्वारा की गई है, जो भी इनपुट एक्सचेंजेस और रेगुलेटर से मिला है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस तरह की गतिविधियां जो हैं उन पर पुलिस कार्रवाई करती दिखेगी। हालांकि इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं उन पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर किस तरह से ये एप्लीकेशंस कामकाज कर रहे हैं, और ये भी माना जा रहा है कि पुलिस जल्दी ही इन एप्लीकेशंस की निगरानी बढ़ाने या इन पर सख्ती करने के लिए जो गूगल प्ले स्टोर या दूसरे जहां से ये होस्ट होते हैं एप्लीकेशंस, उनको भी लिखेगी ताकि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। ये बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं अनिल जी। 3 या 4 महीने में जो ब्रजेश जी बता रहे हैं 4,500 करोड़ का इन्होंने टर्नओवर कर लिया। ऐप के जरिए ये हो रहा है, मतलब डब्बा ट्रेडिंग काफी समय से इस पर बात नहीं हुई, बट इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, ये लोग अभी भी इसके शिकस्त में आ रहे हैं सर। बिल्कुल दीप, काफी लोग करते हैं। हालांकि 4,000 करोड़ का वॉल्यूम बहुत ज्यादा इस हिसाब से नहीं कि आजकल वॉल्यूम तो बहुत लंबे चौड़े होने लगे हैं। 4,600 करोड़ का मामला होता तब तो बहुत ही अलग बात हो जाती है, लेकिन फिर भी जो चीज़ गलत है और इलीगल है वो तो है ही एक्चुअली। तो लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी जहाँ भी अगर कोई इस तरह के ऑफर आ रहे हैं तो रेगुलेटर्स की नज़र में लाएं जो लोग डब्बा ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर अगर किसी का मन करे तो बिल्कुल उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ इलीगल है बल्कि क्रिमिनल भी है। एक क्राइम है एक्चुअली, क्राइम है, आप पनिश हो सकते हैं और उसमें बड़ी पेनल्टी और बड़ी सजा का प्रावधान है, एब्सोल्युटली। इसलिए थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। हालांकि ये मुंबई में है इसलिए पकड़ में आया, लेकिन ज़्यादातर मुंबई के बाहर होता है, वहाँ से ये किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, देश के बाहर से भी किए जाते हैं। तो आई थिंक थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। आप जो भी ट्रेड करें ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर करें, एक्सचेंजेस के प्लेटफॉर्म पर किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू करें, और जिस ब्रोकर के थ्रू करें आप उनका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं, सेबी की वेबसाइट पर जाकर मिलान कर सकते हैं कि वो वाकई में रजिस्टर्ड है या नहीं। बस इतना ही। बिल्कुल, तो अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखें और इन सारी चीज़ों के शिकंजे में ना आए, यही आपके लिए सलाह है। शुक्रिया ब्रजेश, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस समय तो मुंबई में डब्बा ट्रेडिंग का ये एक मामला सामने आपको आते हुए दिखा है, बट सामने आ रही है थोड़ी और बाजार की मूव। बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल हो रहा है। शो की शुरुआत हमने करी थी 125 अंक ऊपर, उसके बाद अभी 100-125 अंक नीचे था, अब वापस पूरी रिकवरी करके फ्लैट हो रहा है। तो पिछले कुछ मिनट में बैंक निफ्टी में कुछ बड़ा एक्शन, दोनों तरफ के स्विंग्स आपको इस समय बैंक निफ्टी में आते हुए दिख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक इस समय लीडरशिप दिखा रहा है। पहले एक बार एचडीएफसी बैंक पर राय लेते हैं और फिर बाकी स्टॉक्स पर भी डालते हैं नजर। आज सुबह एचडीएफसी लिमिटेड बंसल जी का पिक ऑफ द डे भी आया था, बट बंसल जी एचडीएफसी बैंक भी जरा देखिए, इसमें भी बड़ा स्विंग हो रहा है। क्या व्यू है सर इस समय बैंक निफ्टी का पॉजिटिव कॉम्पोनेंट है? देखिए दीपांशु, पॉजिटिव कंपोनेंट है तो जिन्होंने दीपांशु नीचे का ले रखा है उनको ही होल्ड करना चाहिए। कल दिन में भी, कल आफ्टरनून में भी जी बिजनेस पे हमारे को पैनलिस्ट ने यहाँ खरीदारी की राय दी थी। ऊपर से खरीदारी की राय नहीं है। और दीपांशु यहाँ पर बैंक निफ्टी पर नजर रखनी चाहिए 44,050 के स्तरों पर। 44,050 के स्तर टूटेंगे तब एग्रेसिवली बैंकिंग में बाय करनी चाहिए और तब निफ्टी बैंक को खरीदना चाहिए। तब वहां पर मच अवेटेड एक जो बड़ा अपमूव जिसकी सब वेट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में वो देखने को मिलेगा। तो जब ये 44,050 के लेवल तोड़े, ऊपर में क्रैक हो, तभी जो काउंटर्स पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं वहां खरीदारी करें और तभी बैंक निफ्टी में खरीदारी करें। जिन्होंने नीचे का दे रखा है वो वेट करें, होल्ड करें और नई खरीदारी के लिए भी वेट एंड वॉच करें।
तो होल्ड करें और नई खरीदारी के लिए वेट एंड वॉच करें, बट मूव आपको काफी शार्प आती हुई दिख रही है। अभी 30 पॉइंट नीचे था बैंक निफ्टी, अब वापस आपको 50 पॉइंट नीचे दिख गया। बहुत वॉलेटाइल हो रहा है अनिल जी, पिछले 5-10 मिनट में बैंक निफ्टी बहुत शार्प स्विंग्स आपको इस समय इधर आते हुए दिख रहे हैं। दोनों तरफ के ट्रेड आपको फटाफट देखने को मिल रहे हैं। शांति बनाए रखें, ज़्यादा उछल कूद ना करें और हड़बड़ी न करें, आराम से अपने लेवल से ट्रेड करें, वो ज़्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। लेवल से ही ज़्यादा ट्रेड करें, ये बेटर रहेगा आपके लिए। बैंक निफ्टी इस पर रखिए नज़र, बहुत शार्प स्विंग्स आपको इस काउंटर में आते हुए दिख भी रहे हैं। थोड़े और शार्प स्विंग्स आपको कुछ और जगहों पर भी आते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पर भी रखें नज़र। एक वैसे PSU बैंक है जिस पर पहले एक बार नज़र डाली है, वो है आपके लिए कैनरा बैंक। यहाँ पर भी आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, बट उससे पहले एक बड़ी खबर पर मोहर लगती हुई दिख रही है। जैन साहब, आपकी भी राय लेना चाहूंगा, वो है आपके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ऑलरेडी रिकॉर्ड स्तरों पर रिसेंटली चल रहा था। जी के साथ भारत में F414 इंजन कंपनी के साथ मिलकर बनाया जाएगा। तो जी के साथ ये इंजन का करार हमने पहले ही आपको ये खबर बता दी थी। अब प्रधानमंत्री मोदी US भी गए हैं और वहां पर हम देख रहे हैं कि ये पार्टनरशिप आपके लिए साइन होती हुई दिख रही है। तो जी एरोस्पेस के साथ इन्होंने ये करार किया है। फाइटर जेट इंजन के लिए ये करार है जो अब भारत में बनाए जाएंगे और इसमें HAL ये बनाने वाला है। तो बड़ी खबर पर मुहर लगती हुई दिख रही है। बड़ी खबर है HAL के लिए। स्टॉक ऑलरेडी इस खबर के आने से पहले शार्प रनअप दिखा चुका है। हमने आपके लिए रिपोर्ट भी करी थी कुछ समय पहले और अब इस पर मुहर लगती हुई दिख रही है, जो फाइनली है जी के साथ करार हो रहा है। तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अनिल जी, जो डिफेंस थीम है उसके लिए एक बड़ा लेगअप है कि जी के साथ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड है जो इस कामकाज में है, उनके साथ करार करके ये होगा। बिल्कुल, तो बड़ा करार होता हुआ दिख रहा है जिसकी उम्मीद थी भी, और ये अब आपके सामने फाइनली एक्शन में आता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ा एक्शन है। HAL मेरे ख्याल से बैन में है, बैन में है। हाँ, बैन में, अभी बैन में है। तो जैन साहब इसको छोड़ दो, इसके अलावा कोई स्टॉक हो डिफेंस वाला जो बताओ। नहीं, मैं तो इसके बारे में पूरा सोच चुका था अनिल जी। मतलब ऐसा देगा फल, मतलब कभी उम्मीद नहीं की थी हल से। मतलब वो क्या बोलते हैं, हल ऐसा स्टॉक निकला और ऐसा फल देगा, वाकई में मतलब इतना बल दिखाया इस स्टॉक ने। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब 2 बार OFS आया, दोनों बार OFS के बाद से इतना बड़ा मूव देना। और ये जब ये मोदी जी की जो ट्रिप है US की, उसके पहले सारे डिफेंस स्टॉक्स चले हैं, बोले वो GRSE हो या BDL हो या हल हो, ये सारे चलेंगे। और मुझे लगता है कि इंडिया में अभी डिफेंस का पूरा माहौल बना हुआ है। बिल्कुल डिफेंस वाले स्टॉक्स में बने रहे। और कई सारे डिफेंस के स्टॉक्स और भी हैं जो नॉन PSUs है, वहां पे भी हमने MTAR के बारे में आपने बात की, मैंने बात की, सेठी साहब ने की, सबने की है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए HAL में इतना बड़ा मूव देने के बाद भी वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, और जो टॉप लाइन है वो जस्टिफाइड है, और बॉटम लाइन जस्टिफाइड है, और ऑर्डर बुक बहुत जबरदस्त है, और बार बार नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो एक अलग लीग की कंपनी बन रही है इंडिया की। जिस तरीके से सरकार ने समझ रखा कि डिफेंस को एक बड़ा सेक्टर बनाना है, तो उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी और सबसे फ्रंट रनिंग कंपनी हल रहेगी। तो मेरे हिसाब से तो हल में बना रहना चाहिए, और ये ऑर्डर बहुत पॉजिटिव है। बैंड में है, बात सही है, तो नीचे आएगा तो फिर मौका मिलेगा खरीदने का। तो GRSE भी बने रहे और मजगांव डॉक भी बने रहे, कोचिन शिपयार्ड भी बढ़िया लगता है, और आपके BDL भी बढ़िया लगता है। बिल्कुल जैन साहब, आप भी बने रहे और आपको भी और मौका मिलेगा। किस बात का? अभी जो मैं आपके सामने रिसर्च रखने जा रहा हूँ उस पर जैन साहब को ही मौका मिलेगा। जैन साहब को 2 वजह से मौका मिलेगा। एक तो ये कि वो सेक्टर जैन साहब ट्रैक करते हैं, उससे ज्यादा वजह ये है कि बाकी सारे एक्सपर्ट्स का कोई इंटरेस्ट है नहीं ट्रेडिंग कॉल्स देने में। सब देखो इधर उधर देख रहे हैं, तो पता है इस मार्केट में करने जैसा कुछ है नहीं। तो ऐसे में जैन साहब का ही सहारा है सबको। सब सोच रहे हैं बढ़िया आज जैन साहब से ही संकट मोचक हमारे सामने आए, सारे स्टॉक्स पे बात करें। आज जो भी कभी जैन साहब इग्नोर हो जाते हैं, ज्यादा सवाल नहीं थे, आज उसकी एवरेज पूरी हो जाएगी। तो आइए जैन साहब, अच्छा बंसल जी कुछ जैन साहब को सलाह देना चाहते हैं। जी बंसल जी। अनिल जी, जैन साहब को नहीं, अनिल जी अभी आपने आज कंफ्यूज कर दिया। अभी आपने बोला कि कुछ करो मत, उछल कूद मत करो। कल आप अनिल जी पूरा दिन दिखाते रहे हैं कि भैया ऐसे कुर्सी पे बैठो, ऐसे खड़े हो के। अनिल जी वो 2-3 पोस्ट तो अनिल जी मैंने सीख भी लिए हैं। तो अभी कल आप बोल रहे थे कि उछल कूद करनी है जब खाली हो, और आज आप बोल रहे हैं उछल कूद मत करो, कुछ करना नहीं है। तो कंफ्यूज कर रहे हैं अनिल जी, क्या करना है ये बता दीजिए। चार्ट देखना है और कॉल देनी है, जो आपसे हो नहीं पा रहा वही वाला काम करना है। लेकिन हाँ, जब जैन साहब बोले तब आप जरूर वो एक्सरसाइज कर लिया करें। उस समय आपके पास पर्याप्त समय होता है, तब कर लिया करें। आइए, नूपुर हमारे साथ तैयार है
पारादीप फॉस्फेट, ये है वो स्टॉक जिसमें बड़ी उछाल आई है और उस उछाल की वजह बताने के लिए तैयार है नूपुर, बताइए। बिल्कुल सर, एक ही साल हुआ है आईपीओ को आए, लेकिन आज बड़ा उछाल यहाँ पे दिखा है क्योंकि एंटिक की तरफ से यहाँ पे कवरेज इनिशिएट हुई है। 100 रुपए के टारगेट के लिए उन्होंने कवरेज इनिशिएट किए। 60 रुपए का अपसाइड उन्हें 60% का अपसाइड उन्हें यहाँ पे नजर आता है। उनका मानना है कि यह बहुत अच्छी कंपनी है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लेयर है। प्राइवेट सेक्टर की जब बात आती है इसको लेकर वो काफ़ी बुलिश है। जिस हिसाब से कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, अपना क्षमता विस्तार कर रही है, उसके चलते भी जो ग्रोथ है उसको सहारा मिलता हुआ दिखेगा। कंपनी ने जो रिसेंट में एक्विजिशन किया था जौहरी एग्रो केमिकल्स का, उसका भी ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट आउटपुट होगा और जिसके चलते यहाँ पे भी पॉजिटिव आउटकम आ सकता है आने वाले सालों में। कैपेसिटी एक्सपेंशन, अभी फिलहाल कंपनी के पास 1.2 मेट्रिक टन के आसपास की कैपेसिटी है जो बढ़ के 1.8 होने वाली है, जो काफ़ी पॉजिटिव होगा। और जो यूटिलाइजेशन लेवल से जो अभी फिलहाल कम है वो भी आगे चल के बढ़ने की उम्मीद है, जिस हिसाब से ऑर्डर इनफ्लो आ रहे कंपनी को उसको लेकर। कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी हो जाएगी। जो प्रोडक्ट मिक्स है वो सुधरते हुए दिखेगा। यूटिलाइजेशन से मार्केट शेयर में भी कंपनी को इम्प्रोवाइजेशन होता हुआ नजर आएगा, एंटिक का ऐसा मानना है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि फॉस्फेट फर्टिलाइजर में सबसे ज़्यादा अच्छा मजबूत कारोबार इस कंपनी का है। मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है बिटा पर मेट्रिक टन का, वो भी 5000 के आसपास का FY25 का। फिलहाल FY23 में कंपनी ने 4000 के आसपास का एबिटा पर मेट्रिक टन किया था। एंटिक के अनुमान के हिसाब से FY23 से FY24 में वॉल्यूम में करीबन 22% की कंपाउंडेड ग्रोथ आ सकती है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 30% से बढ़कर आ सकता है। मुनाफा भी देखें तो 50% की ग्रोथ एंटिक यहाँ पर लेके चल रहा है। वैल्यूएशन के लिहाज से कोरोमंडल इंटरनेशनल सीधा यहाँ पे प्लेयर है जिससे इस कंपनी को कंपेयर किया जा सकता है। उसके डिस्काउंट पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कोरोमंडल फिलहाल 14-15 टाइम्स FY24 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है और पारादीप वहीं पे 10 से 12 टाइम्स पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो वैल्यूएशन डिस्काउंट पर है, साथ ही साथ जो एक्सपेंशन कंपनी कर रही है उसका भी बेनिफिट आने वाले सालों में नजर आएगा। ओके, तो ये है आपके लिए पारादीप फॉस्फेट में बड़ा उछाल और फर्टिलाइजर शेयरों की जो बात चल रही थी, बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। GSF से भी सुबह सुबह रिकमेंड किया गया था हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा और लगातार इन शेयरों में जो एक्शन आता दिख रहा है। GSF सेठी साहब ने रिकमेंड किया था और सारे फर्टिलाइजर शेयरों पर गहरी पकड़ रखने वाले जैन साहब हमारे साथ हैं। जैन साहब बताएं सर। नहीं, बिल्कुल देखिए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स तो मॉनसून थोड़ा ढीला जरूर है, उसकी वजह से स्लो चल रहे थे। अप्रैल मई में जनरली चलते हैं, फिर वापस से मैं पारादीप फॉस्फेट की बात कहूं, देखिए आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद बहुत ज्यादा कोई उछल कूद नहीं देखने को मिली और 72-73 का लेवल ऊपर दिखाया हुआ है और उसके बाद अब करेक्ट होके 62-63 के लेवल से, तो एक ये भी बहुत बढ़िया बात है और नीचे के लेवल से बहुत बढ़िया चला है और करेक्ट भी हुआ था क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे क्योंकि मार्जिन पे प्रेशर था। बट अब लगता है कि ये जो रिपोर्ट आई है और एक इतना बड़ा कवरेज आता है, फिर इन्होंने जुआरी एग्रो को जो टेक ओवर किया और फिर आपके इंटीग्रेशन जो इन्होंने किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये सब बहुत बढ़िया है और एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी, वैल्यूएशंस के हिसाब से भी सस्ता है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक को लिया जा सकता है। बट यस, आज 9.5% चला हुआ है और आज ऑलरेडी इतनी न्यूज में है, तो आज नहीं लेना है, इसको थोड़ा नीचे आने दीजिए। हर बार 50-55 के बीच में काफी कंसोलिडेट करता है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ा सा ट्रेडिंग मेंटालिटी रखना जरूरी ज्यादा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कॉमोडिटाइज स्टॉक्स है, डिविडेंड डील ज्यादा होती है। हालांकि पारादीप में डिविडेंड नहीं है, बट जैसे हम GSF की बात करें, RCF की बात करें, तो ये सारे स्टॉक्स थोड़े एक रेंज में चलते हैं। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स तब वैसे नहीं देते कि मल्टीबैगर रिटर्न्स देंगे। नीचे आएंगे उस टाइम पे लेना आपको एक सपोर्ट लेवल पे और ऊपर जाते उस टाइम पे बेचना है। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और यही स्ट्रेटेजी हमने, मैं एक डिस्क्लेमर करूंगा कि ये स्टॉक को भी हमने काफी क्लाइंट्स को रेकमेंड किया और हमारे यहाँ पे क्लाइंट्स और एसोसिएट सब होल्ड करते हैं पारादीप फॉस्फेट्स को और बाकी सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी होल्ड करते हैं। सो एक डिस्क्लेमर मान के चले। बट यस, ये स्टॉक को नीचे आने पे जरूर से लीजिए 55 से 57 के बीच में। थोड़ा नीचे आए तब खरीदे, 55 से 57 के बीच में। ये राय आपके लिए जैन साहब की तरफ से आती हुई। इस बीच कुछ अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, हमारी नींद थी तेलंगाना और ओडिशा वालों के लिए। वहाँ मॉनसून पहुंच चुका है, इनडायरेक्टली हमारे लिए भी अच्छी खबर है। कैसे? वहाँ से आगे बढ़ेगा तो इधर आएगा ना, आ जाए सर। बढ़ रहा है, ऑलरेडी लेट चल रहा है। मतलब नॉर्थ इंडिया में हमारे से पहले बारिश हो रही है। हाँ, ये कैसे हो रहा है? उधर कट मार के निकल गया ना एक्चुअली, उधर बीपर जो एक वाले चक्कर में वो वाला था। कल गुरुग्राम में भारी बारिश हो रही थी सर। बीच का रास्ता गुजरात से और राजस्थान में होके और उधर से उस रास्ते से दिल्ली निकल गया। थोड़ा सा
वैसे हाईवे यहाँ से बन रहा है, एक्सप्रेसवे दिल्ली वाला वो चला वहाँ से। आंधी तूफान तो हाईवे से नहीं चलते ना ऊपर इनका तो रास्ता अलग है, बिल्कुल कहीं से भी जा सकते हैं। जैन साहब को देखो खुद मजे ले रहे हैं कब से, 2-3-4 दिन से बारिश में। कल तो उनकी स्क्रीन भी धुंधली हो गई थी हमने देखा तुमने। जैन साहब बारिश खत्म हुई कि नहीं, अभी चल रही है? नहीं, मौसम जबरदस्त है अनिल जी। अभी मैं देख रहा हूँ खिड़की से बाहर, तो थोड़ी बहुत धूप आई है और ठीक है, थोड़ा सा जून का महीना तो थोड़ा बनता, बट ओवरऑल जयपुर में मौसम अच्छा है। तो हम लोग भी कल रात को भी यही बात कर रहे थे, जॉय है बट वो जॉय का मजा नहीं आ रहा है क्योंकि दूसरी तरफ इतनी तकलीफें हैं। बट यस, राजस्थान में मौसम बढ़िया है, कचौड़ी पकौड़ी खा रहे हैं लोग। ये बोलना जरूरी था आपको? मैंने खाने पीने का पूछा कब? मैंने तो खाली मौसम तक ही पूछा। तो थोड़ा सा भी यही मस्ती कर ले और तो क्या करें। 3 बजे अभी देख लेना, 3:30 बजे तक एक भी कॉल नहीं आएगा कुणाल जी की तरफ से। अब उनका ध्यान पूरा कचौरी पकौड़ी में अटक गया। अब कुछ होने वाला नहीं है चाहिए। और इससे पहले कि हिमांशु जी का भी ध्यान भटके, एक बार पहले उनके लिए बिगुल बजा दें। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, गेल में बिकवाली देखने को मिल रही है, एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है कि जिस तरह का प्राइस फॉर्मेशन यहाँ पर बना है, हेड एंड शोल्डर टॉप का ब्रेकडाउन यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि मैं इसको प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, बट जिस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पर वीकनेस बनती हुई नजर आ सकती है। तो गेल के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलेंगे अनिल जी। यहाँ पर 105 रुपए 25 पैसे, 105 रुपए 40 पैसे तक का कोई उछाल मिलता है तो शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 107 रुपए का। लोअर साइड पर 100 रुपए का पहला टारगेट और 98 रुपए का दूसरा टारगेट, ये दोनों टारगेट्स 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। गेल में सेल करके चलने की सलाह है। में करें सेल और लेवल रखें 100 और 98 के। राय बिकवाली की आती हुई आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से आइए राय जान लें श्रीकांत जी की भी। BTS डबल टी। श्रीकांत जी बताएं सर। तो अनिल जी, वैसे फार्मा स्टॉक्स में हमने काफी अच्छी रैली देखी थी और कुछ करेक्शन भी अभी देखा है, बट मुझे लगता है कि जहां पे ऑनगोइंग रैली चल सकती है वो है मैनकाइंड फार्मा। और मैनकाइंड फार्मा अभी चल रहा है कुछ 1675 1680 के करीब। अभी 2 दिन पहले ये 1700 1750 के करीब ट्रेड कर रहा था और अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। मुझे लगता है कि एवरी करेक्शन विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स और इवन फॉर ट्रेडर्स टू टेक सम ट्रेड्स। इन लेवल्स के आसपास मुझे लगता है 1675 1680 के करीब मैनकाइंड को लॉन्ग किया जा सकता है विद अ व्यू ऑफ नेक्स्ट एटलीस्ट 1 और 2 डेज। अगेन मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1820 से लेकर 1850 के लेवल्स दिखा सकता है, तो काफी अच्छी अपसाइड नजर आती है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग कर ले। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं हम 1630 का, तो 1630 के स्टॉप लॉस के साथ मैनकाइंड को लॉन्ग करें। ओके, तो मैनकाइंड फार्मा इस पर रखनी है आपको नज़र। 1682 के लेवल पर इस समय आपको ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आज सुबह स्टॉक ऑफ द डे में था, पहला टारगेट तो हमने सुबह आते हुए देखा भी था, तो उसके बाद थोड़ा डिप आया बाजार के साथ, बट श्रीकांत जी की तरफ से भी भरोसा इस काउंटर पर आ रहा है 1820 1850 के टारगेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और फार्मा की बात निकली है श्रीकांत जी की तरफ से, तो आइए फार्मा सेक्टर पर भी थोड़ा फोकस किया जाए। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड आ रहा है अनिल जी, हमने भी पहले भी इस पर बात करी थी, बट लगातार आपको आते हुए दिख रहा है। जो घरेलू फार्मा कंपनीज हैं वहां पर यूएस एफडीए की जो कार्रवाई है उसका ट्रेंड थोड़ा इस साल बदलते हुए दिख रहा है। क्या हो रहा है जरा डिटेल्स में समझते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए, आज तो खैर पूरा फार्मा स्पेस नीचे है, बट क्या है ये ट्रेंड? बिल्कुल, जो यूएस एफडीए की तरफ से जितनी भी आपत्तियां आती है वो इस साल कम आई है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है फार्मा कंपनीज के लिए, क्योंकि मार्च में भी हमने कहा था कि जितनी होनी चाहिए थी अभी तक हुई नहीं है। और इस साल के शुरुआत से भी देखिए 6 महीने जो अभी तक हुए उसमें सिर्फ 3 ऐसी भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं फार्मा में जिसे यूएस एफडीए की तरफ से जो ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटर जो सबसे खतरनाक होता है वो आते हुए दिखा है। जो पिछले 2 साल में 16 इसी मतलब जो शुरुआती 6 महीने निकले वहाँ पे 16 कंपनीज को आया था। इनफैक्ट अब तक के जो 6 महीने वहाँ पे सिर्फ 6% इंस्पेक्शन ऐसे जहां पे आपत्तियां दी गई है। और जो इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस है उनके अनुसार भी देखें तो इस साल अब तक सिर्फ 52 जो इंस्पेक्शंस हुए हैं, अभी तक 6 महीने में सिर्फ 52 इंस्पेक्शंस होते हुए दिखे। नॉर्मल एवरेज अगर पिछले कुछ सालों का देखें तो करीबन आपको 250 से 300 इंस्पेक्शंस नजर आते हैं साल भर में, तो काफी कम यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं इंस्पेक्शन यूएस एफडीए की तरफ से। हालांकि जो जांच है वो यूएस एफडीए की तरफ से बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं, जो कंसर्न्स निकल के
आते हैं वो धीरे धीरे अब कम होते हुए दिख रहे हैं। अब उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कंपनी के जो कंप्लायंस रिकॉर्ड है वो काफ़ी सुधरते हुए दिखे। पिछले जो 2018-2019 में हमने देखा था कि काफ़ी सारी कंपनी को ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड, जहाँ पे यूएसएफडीए अपनी जांच करती है और फिर ऑब्जर्वेशंस निकालती है, उसके बाद एक्शन भी लेती है, वो काफ़ी ज़्यादा थे, जिसके चलते कंपनीज ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड इम्प्रोवाइज किया है। अपने जो कंप्लायंस से रिलेटेड जितने भी कंसर्न्स थे उस पर काम किया है, जिसका असर अब इन कंपनीज पर अब नज़र आ रहा है। यूएसएफडीए की जांच में इनके ऊपर इतनी आपत्तियां नहीं आ रही है। क्वालिटी में भी कंपनी ने सुधार किया। अपने जो कोर बिजनेस होते हैं उनमें जितने भी कंसर्न्स निकल के आते थे, जितने भी कारण होते थे जिसके चलते ऑब्जर्वेशंस होते थे, उन्हें भी सुधारा है कंपनीज ने। आगे चलकर भी कंपनीज का मानना यही है कि जिस हिसाब से उन्होंने अपने कोर बिजनेस को इम्प्रोवाइज किया है, तो यूएसएफडीए की जाँच तो जारी रहेगी, लेकिन इतनी आपत्तियां नहीं आएंगी, क्योंकि वो कंप्लायंस अब जो है वो काफ़ी हद तक सुधर कर आ चुका है। तो क्वेश्चन ये है कि अभी तक से 52 आई है इस साल में, क्या आने वाले समय में ज़्यादा हो सकती है? क्योंकि ऑन एन एवरेज 200 से 250 इंस्पेक्शंस होते हैं, तो हो सकता है, लेकिन जो कंप्लायंस से रिलेटेड अब इम्प्रोवाइजेशन कंपनीज कर चुकी है, तो इतनी वो आपत्तियां नहीं आती हुई नजर आएगी यूएसएफडीए की तरफ से। ओके, तो चलिए, कंप्लायंस प्रॉब्लम्स थोड़े कम हो रहे हैं, ये अच्छी बात है फार्मा कंपनीज के लिए। देखते हैं आगे यहाँ पर आपको कैसा मूवमेंट दिखता है, बट चुनिंदा फार्मा पर तो नज़र रखने की डेफिनेटली ज़रूरत है। स्पेस भी रिसेंटली काफ़ी एक्टिव हुआ है, बट बाजार आपको थोड़ा नेगेटिव और गिरते हुए दिख रहा है। वापस उसी लेवल्स पर आ गए जहाँ थोड़ी देर पहले हम ट्रेड कर रहे थे। हिमांशु जी के पास चलते हैं, लेते हैं हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, एक और वीक स्टॉक रडार पर आया है जो कि लगातार अंडर परफॉर्मर रहा है। स्टॉक है यूनाइटेड फॉस्फोरस यानी कि यूपीएल, जिसके फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलेंगे। 677-50 के आसपास के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। स्टॉक में एक हेड एंड शोल्डर टॉप का ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार अंडर परफॉर्मर था और आज का जो फ्रेश ब्रेकडाउन है ये स्टॉक को 660-650 तक ले जाने का पोटेंशियल रखता है। तो 682-682 के स्टॉप लॉस के साथ यूपीएल के फ्यूचर्स में शॉर्ट करेंगे। 665-660 के कल तक के टारगेट्स, और थोड़ा सा पोजीशन अगर नजरिया हो तो 650 तक के भी लेवल्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए यूपीएल जहां पर करनी है आपको बिकवाली है। आइए देखते हैं सुमित जी के रेडार पर कौन सा स्टॉक है बिगुल उनके लिए। सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, एक सेल कॉल ही मेरे अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 5010, 5020, 5010, 5020। स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया। एफएमसीजी काउंटर्स के अंदर भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, तो मेरे रडार पे ब्रिटानिया आया है। ब्रिटानिया के अंदर कल का, परसों का और तरसों का लो जस्ट अभी ब्रेक करने वाला है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से एक सेलिंग प्रेशर बनेगा। ये स्टॉक ने भी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर बहुत बढ़िया ऊपर का मूव दिखाया है और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला नहीं है, तो अब स्टॉक के अंदर यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलना चाहिए। ब्रिटानिया में जो यहां से ऊपर में रेजिस्टेंस बन रहा है वो 5070, 5075 के पास बन रहा है, तो 5075 का स्टॉप लॉस लगा के ब्रिटानिया में यहां पे बिकवाली करें। नीचे के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 3-4 दिन का व्यू लेके इसके अंदर काम करें। 4940 का इसके अंदर पहला टारगेट बनेगा, 4900 का इसके अंदर दूसरा टारगेट बनेगा। ब्रिटानिया के अंदर 5000 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलते ही एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलनी चाहिए, तो बिकवाली करें 5075 के स्टॉप लॉस से 4940, 4900 के टारगेट्स के लिए। ओके, ब्रिटानिया ये एक और शॉर्ट कॉल अब आता हो, तो एक के बाद एक शॉर्ट कॉल अब आ रहा है। और आज क्लोजिंग वाले शो में तो मेरे ख्याल से एक एलएनटी छोड़ दीजिए और मैनकाइंड फार्मा, बाकी सारे के सारे शॉर्ट कॉल आ रहे हैं और बाजार भी ढीला होता दिख रहा है, जिनके निचले स्तरों के आसपास आ चुका है। आखिरी आधे घंटे में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, किसी तरह की कोई रिकवरी के संकेत है नहीं। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है एक खास बड़ी खबर पर फोकस करने का। हमारे संवाददाता अनुवेश हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और उनसे हम लेंगे ये पूरी की पूरी जानकारी। थोड़ी देर में अनुवेश हमारे साथ आएंगे, लेकिन इस बीच एफएमसीजी स्टॉक में अगर एक ही मजबूत स्टॉक ही दिख रहा है वो है आईटीसी। आज भी हरे निशान में, और आईटीसी पर एक बार जरा राय ली जाए हिमांशु जी की चार्ट्स के लिहाज से। चार्ट्स पर क्या है संकेत, हिमांशु जी बताएं। अनिल जी, हालांकि चार्ट्स पे अभी तक कोई किसी तरह की डैमेज नहीं है, ऑल टाइम हाई से बहुत ही पास है, लेकिन छोटा सा एक नेगेटिव डाइवर्जेंस थोड़ा सा डेवलप होना शुरू हो चुका है चार्ट्स में, जो कि अर्ली इंडिकेशन दे रहा है कि शायद आने वाले दिनों में स्टॉक 430-435 रुपए तक
का एक डिप दे सकता है, सिर्फ अपने आप को एक कंसोलिडेशन साइकिल पूरा करने के लिए। ब्रॉडली इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है अभी भी, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर कूल ऑफ हो जाएगा, 430 435 तक आएगा तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता देखने को मिल सकता है। तो उन लेवल्स पर फ्रेश खरीदारी करें, फिलहाल खरीदारी के लिए थोड़ा वेट करके चलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ एफएमसीजी काउंटर्स जहां पर रखनी नजर। बैन से बेनिफिट, आइए एक अपडेट ले लेते हैं। आशीष है हमारे साथ तैयार। बताइए आशीष, अभी भी लंबी लिस्ट बनी हुई है, आखिरी हफ्ता अब शुरू होने वाला है, मंथली एक्सपायरी की तरफ हम जा रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में बदलाव हो सकता है? दीपांशु 6 स्टॉक है हमारे पास फिलहाल बैन में। 6 में से एक तो पक्का है जो बैन से बाहर आ जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। कितना हो गया? 80 के नीचे आ गया, 79.5 है, आ जाएगा ये बाहर। और सर डेल्टा कॉप बॉर्डर लाइन पर है, उससे भी थोड़ा सा ऊपर ही 80.91 है, 81% है, राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ, लेकिन समय हमें 20 मिनट है अभी तो बचा हुआ है। अगर थोड़ा कम हो गया तो डेल्टा भी बाहर आ सकता है। एचएएल तो पक्का ही आ रहा है, एचएएल बाहर आ जाएगा तो फिर बचेंगे कितने आपके अंदर? 5 बच जाएंगे, और डेल्टा आ गया तो 4 ही बचेंगे। ये जो लिस्ट छोटी हो जाएगी उसकी भरपाई कौन करेगा? सर भरपाई है ना थोड़ी सी ट्रिकी हो रही है, क्योंकि कल भी ढेर सारे नाम मैंने आपको बताए थे, वो सारे नाम आए नहीं थे। हमें लगा आपने काम नहीं किया बाद में। क्या हुआ, क्यों, कैसे नहीं आए? सर बाद में पोजीशंस घट गई थी। अच्छा, अब देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आज फिर प्रयास कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 113% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो ये तो आ ही जाता है सर, ये तो स्टॉक ऐसा ही है। आरबीएल बैंक है 107% है, आईडीएफसी है 102% है, इंडिया सीमेंट है 101% है, बलरामपुर चीनी है करीब 96%। तो आपके पास 1 2 3 4 5 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें 95% से ऊपर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है। इनमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और आरबीएल बैंक, आईडीएफसी, इन 3 का पक्का लग रहा है। बाकी हो सकता है कि टुवर्ड्स क्लोजिंग पोजीशंस कट जाएं, 20 मिनट बचे हुए हैं तो ये बैन में ना आए। बाहर निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एचएएल 79.45% है। तो ये है आपके लिए एचएएल, ये तो लगी रहा है बैन से बाहर आने की तैयारी में है। डेल्टा पर भी रखिए नजर, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पर एक शार्प मूव देखी थी, पहले शार्प रिकवरी हुई थी और फिर शार्प गिरावट आई थी, ये भी शायद बैन से बाहर आपको आते हुए दिखे। लंबी लिस्ट है जो बैन में एंट्री की है, बट शायद हो नहीं सारे काउंटर्स कल की तरह यहाँ पर भी। बट एचएएल एक बार इस पर राय भी ले लेते हैं। सुमित जी जरा चार्ट भी देख लें, थोड़ी देर पहले खबरों पर तो हम बात कर ही रहे थे, शायद बैन से भी बाहर आ जाए। देखो दीपांशु, स्टॉक का स्ट्रक्चर तो बढ़िया ही है। ये स्टॉक एक कंटिन्यूसली तेजी के ट्रेंड में है और ये स्टॉक में बहुत लोअर लेवल से मैंने इसमें टैगलाइन भी दिया था। तो मेरे को लग रहा है कि कंटिन्यूसली तब से इसमें एक अच्छा फल मिल रहा है लोगों को जिन्होंने भी बाय करके रखा हुआ है। तो हल में अभी भी यहाँ से कोई भी अगर डिप आता है 50-100 रुपए का या 3500 350 रुपए तक, तो उस डिप में खरीदारी बनता है। स्टॉक में ऊपर में तेजी बनेगा जब स्टॉक ऊपर में 2830 2840 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक कर देगा। ओवरऑल तेजी के ट्रेंड में है, यहाँ से फ्रेश तेजी के लिए 3830 3840 का लेवल ब्रेक होना चाहिए, तब 4000 प्लस के लेवल देखने को मिलेंगे। कोई भी 100-150 रुपए का डिप आता है या 200 रुपए का डिप आता है तो उसमें खरीदारी करके चलने का सलाह देगा। ओके, डिप में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए एचएएल में। बाजार के मूड माहौल के साथ साथ अगर थोड़ी बहुत डिप मिल जाए और नीचे आ जाए तो कोई बड़ी बात भी है नहीं, ये आपको साफ सामने नजर आ रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है एक आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर रखने का। हमारे संवाददाता अनुवेश हमारे साथ इस वक्त नई दिल्ली से कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अनुवेश बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? कोल गैसिफिकेशन पे एक एक्सक्लूसिव खबर निकल के आ रही है। कोल गैसिफिकेशन के लिए भारत सरकार 6000 करोड़ का वीजीएफ वायबिलिटी गैप फंडिंग देने जा रही है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि 50% जो है वो भारत सरकार देगी कोल गैसिफिकेशन के इनिशियल सेटअप के लिए। उसके साथ साथ 35% जो है वो कोल कंपनियां जो है, कोल इंडिया की जो सब्सिडरीज हैं उनमें से आएंगी, और बाकी जो पैसा है वो बाकी दूसरी कंपनियों को दिया जाएगा। इसके तहत अगला ये बताया जा रहा है महानदी कोल फील्ड्स और उनके साथ साथ जो पेट्रोलियम की पीएसयूज हैं वो मिलके ये कोल गैसिफिकेशन का सेटअप करेंगी, और इसके मद्देनजर भी रखा जा रहा है जो 2070 तक हमारा नेट जीरो का कार्बन एमिशन का हमारा टारगेट है प्रधानमंत्री का दिया हुआ, उसको भी लेके इस चीज के बारे में काम किया जा रहा है। कोल गैसिफिकेशन आगे चलते हुए एक काफी वाइबल सोल्यूशन गैसिफिकेशन के लिए माना जा रहा है।
तो कोल गैसिफिकेशन पर बड़े कदम आपको आते हुए दिख सकते हैं और बड़ी फंड सरकार मंजूरी भी दे सकती है। बड़े ऑब्जेक्टिव है जिसकी तरफ सरकार की तरफ से काम होगा और कोल इंडिया पर भी रखनी पड़ेगी नजर। आज वैसे थोड़ा ढीला बना हुआ है बट यहाँ पर कोल गैसिफिकेशन के बाद खबर पर थोड़ा एक्शन आ सकता है। एक बार श्रीकांत जी से जरा राय भी ली जाए। श्रीकांत जी, देखें सर कोल इंडिया को। बिल्कुल, तो अगर कोल इंडिया की अगर बात करें तो हमने इसमें वैसे अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो कोई खास पैटर्न इसमें नहीं बना है और अगर इसके ऑन गोइंग पैटर्न यानी कि वीकली या मंथली चार्ट को देखते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि इसमें शायद और थोड़ी गिरावट बनेगी और ये स्टॉक 215-218 के लेवल्स तक करेक्ट हो सकता है। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर कोई लॉन्ग पोजीशन है तो इसे कम किया जा सकता है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड में कोई भी एक स्पेसिफिक क्लैरिटी नहीं है बट डाउन ट्रेंड समझ में आ रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए कोल इंडिया। कमजोर शेयर दिख रहा है इस वक्त, पूरा बाजार ही कमजोर दिख रहा है। बेचारा ये क्या करे। डे लो पर आते हुए निफ्टी पर हम अब 90 अंक नीचे और बैंक निफ्टी पर करीबन 150 अंकों का नुकसान 43,700 पर आता हुआ। आइए बढ़ते आगे बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। वागले साहब बताएं सर, अब क्या बेचेंगे? अनिल जी, ऑलरेडी ये स्टॉक कवर हो चुका है लेकिन मुझे पैटर्न इतना अच्छा लग रहा है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ और मेरे लिए एक्साइटिंग इसके लिए है कि ट्रेड सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको बेचना है गेल जो हिमांशु जी ने कवर किया, अभी ₹1 104.70-80 के आसपास है। आपको स्टॉप लॉस सिर्फ ₹1 का रखना है। 105 का एक क्रिटिकल ये है, जो उसके ऊपर जाता है तो काट लीजिए, तो रिस्क ₹1 का होगा और आपका टारगेट 100 होगा। तो यहाँ से ₹4.5 ₹5 डाउन साइड है, तो 1:4 4.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड है और ये मुझे लगता है कल के दिन में ही आपको मिलनी चाहिए। सुमित, माफ कीजिए, हिमांशु जी के बाद अब गेल पर आपके लिए सेल कॉल आ रही है वागले साहब की भी तरफ से। अब वापस डबल डिजिट स्टॉक जाने जा रहा है। अच्छी रैली आई थी, अच्छी तेजी हुई थी इस काउंटर में बट अब थोड़ी गिरावट के साथ 100 और फिर उसके नीचे जाने की तैयारी में। 100 के टारगेट वागले साहब के हैं, 100 और 98 के टारगेट हिमांशु जी की तरफ से इस काउंटर पर। गेल, इस पर आपको वीकनेस बनती हुई दिखेगी। थोड़े और भी स्टॉक्स हैं जिस पर अभी कुछ देर में प्रेशर बना है, उस पर रखिए नजर। पीआई इंडस्ट्रीज फिसला है, यहां पर भी आपको गिरावट आती हुई दिख रही है, थोड़ी वीकनेस इस पर भी है। आइए सुमित जी की तरफ से भी एक कॉल है, सुमित का सुपर हिट। जी सर। दीपांशु, एक स्टॉक और मेरे रडार पे आ गया है सेल साइड का और दिग्गज स्टॉक ही है और सारे बड़े बड़े स्टॉक एक एक करके रडार पे आ रहे हैं। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 2545, 2545 अभी भाव है और स्टॉक का नाम है रिलायंस। रिलायंस के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। रिलायंस पिछले 4 दिनों के लो पे अभी आ चुका है, जस्ट अभी लो ब्रेक कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिलायंस के अंदर भी यहां से और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। जिन्होंने सेल किया है क्योंकि ऊपरी लेवल से एक अच्छा दबाव देखने को मिला है, वो लोग अभी होल्ड कर सकते हैं। यहां पे फ्रेश बिकवाली बन रहा है रिलायंस के अंदर। ऊपर के अंदर इसका जो रेजिस्टेंस बन रहा है 2570 का बन रहा है। तेजी इसके अंदर 2570 के बाद ही बनेगी। जब तक 2570 का लेवल नहीं टूटता तब तक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। नीचे में जो इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 2510 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 2500 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। तो रिलायंस में बिकवाली करें 2570 के स्टॉप लॉस से 2510 2500 के टारगेट्स के लिए। ओके, रिलायंस बेच रहे हैं सुमित जी। ओहो, मतलब तो मामला थोड़ा सीरियस दिख रहा है। सीरियस हो रहा है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स तो 50 पॉइंट ही नीचे और नेस्डैक फ्यूचर्स 25 पॉइंट नीचे, अभी तक ज्यादा असर आया नहीं, लेकिन मिड कैप इंडेक्स तेजी से घटा है। देखिए 1% नीचे मिड कैप इंडेक्स दिखेगा आपको। ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1% नीचे है और निफ्टी सेंसेक्स 1/4 से ½ नीचे दिखेंगे आपको। आइए ये सब खराब खबरों के बीच में एक थोड़ी इंटरेस्टिंग खबर पर फोकस करें, जो थोड़ा सा कुणाल जी, राकेश जी को और बाकी सारे एक्सपर्ट को थोड़ी चिंता मुक्त करेगी। चिंता मुक्त करेगी? हाँ, मतलब थोड़ा क्या दुखी है वो कब से, जब से कचौरी पकौड़ी की बात मिली तब से कुणाल जी का तो काम में मन लग नहीं रहा। करेक्ट। तो आजकल वैसे खाने पीने से ज्यादा जिस चीज का कंजम्पशन होता है, कोई आइडिया कोई बता सकता है किस चीज का कंजम्पशन ज्यादा है खाने पीने से भी? डेटा। हाँ, ये देखो जैन साहब, कोई भी चीज हो खाने पीने की, जैन साहब छोड़ेंगे नहीं है। तो डेटा के इस्तेमाल में भारत तेजी से आगे निकल रहा है। अगले 5 सालों में डेटा के इस्तेमाल करने के मामले में हम दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे, भारत। वाह, डेटा कंजम्पशन में। ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है
मतलब जिस तरह से हमारी कंपनियां चल रही है या हमारी जनता चल रही है उसको देखते हुए डेटा के मामले में हम नंबर वन जाए। अब ये डेटा की में जो कंजम्पशन में जो इतनी तेज ग्रोथ आ रही है, इसका फायदा किन कंपनियों को मिल सकता है, ये फोकस करना जरूरी है। तो आइए कुशल हमारे साथ है सब कुछ बताने के लिए। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो जैसे कि आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि 2028 तक यानी कि आगे आने वाले 5 सालों में जो डेटा कंजम्पशन है वो 62 GB पर यूजर पर मंथ, ये आंकड़ा आता हुआ दिखेगा। इसके पहले अगर आप 2022 का डेटा देखेंगे तो करीबन अभी हम 20 GB पर पहुंचे हैं, तो ऑलमोस्ट यहां से 3 गुना यहां पर डेटा ग्रोथ आने की उम्मीद लगाकर चल रही है। तो काफी सारे एनालिस्ट अब ये मान रहे हैं कि यहां पर जो डेटा कंजम्पशन बढ़ेगा उससे बहुत बड़ा फायदा काफी सारी जो टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनियां हैं उनको आता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट यहां पर आप देखिए कि यूएस, चीन, इनको भी हम अगले 5 सालों में पीछे छोड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 5G की जो ग्रोथ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है, वो बहुत ही तेजी से भारत में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से आप देखिए लगातार हमारा जो पहले डेटा कॉस्ट हुआ करता था 2014 में करीबन 269 रुपीज पर जीबी, अब ये घटकर 2022 में 13.5 रुपए पर जीबी हो गया है। तो कॉस्ट एक तरफ घट रहा है और डेटा कंजम्पशन लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और बहुत ही सिग्निफिकेंट पेस के साथ यहां पर डेटा कंजम्पशन बढ़ रहा है। अब यही मैं देख रहा था कि जब 2014 में 1 GB पर यूजर पर मंथ कंजम्पशन होता था, अब आप देखिए 62 GB का हम यहां पर आकलन लगाकर चल रहे हैं। अगले आने वाले 5 सालों में 20 GB पर तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो 1 GB से 20 GB के बीच अगर आप देखें तो यहां पर काफी सारी टेलीकॉम कंपनियां, अगर आपने 2014 जनवरी में इन्वेस्ट किया होता, उसके बाद किस तरह के रिटर्न्स है वो मैं आपको बताता हूं। आप देखिए आज 9.5 साल हो चुके हैं उस बात को। विंध्या टेलीलिंक्स 1062% का इन्होंने रिटर्न दिया है। औसतन पर ईयर अगर आप देखेंगे इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो 112% का रिटर्न बनता है। वहीं डी लिंक, ITI, स्टरलाइट टेक, यहां पर भी 50% से लेकर 78% तक का ईयरली रिटर्न आया है आपको। और साथ ही टाटा कम्युनिकेशन, वन ऑफ आपका फेवरेट पिक्स, यहां पर भी ऑलमोस्ट 44% का पिछले 9.5 सालों में ये पर ईयर रिटर्न आते हुए दिखे। अगर आपने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया और अभी अगर निकाला है। और तेजस नेटवर्क ऑफ कोर्स जून 2017 से यहां पर कैलकुलेशन की गई है तो 31% के रिटर्न इनके भी आए हैं औसतन अगर पर ईयर एवरेज बेसिस पर देखें तो। सिग्निफिकेंट, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है तो इनकी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी मल्टीफोल्ड लेवल्स पर बढ़ती हुई दिखी है और इसका रिफ्लेक्शन आपको इनके स्टॉक प्राइस पर आया है। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग खबर है अनिल जी। डेटा भी, कंजम्पशन भी बढ़ने वाला है और उसके साथ फिर ये जो सारी कंपनीज हैं इस पर भी आपको करना है फोकस। और देखिए पिछले 8-9 सालों में किस तरह से डेटा का हमारा यूसेज बढ़ा है। बिल्कुल, तो डेटा के यूजेस पर जबरदस्त सेक्शन। अब जैन साहब दीजिए आपकी विशेष टिप्पणी कंजम्पशन के ऊपर। हाँ बिल्कुल अनिल जी, देखिए किस तरीके से डेटा बढ़ा है वो तो हम देख ही रहे। और पर्टिकुलरली मैं तो बोल रहा हूँ 2020 के बाद जब से कोरोना आया और उसके बाद से हमने सब ने हमारी यूसेज देखी है सोशल मीडिया पे या ओवरऑल सब में, तो मेरे हिसाब से तो देखिए और बढ़ना है। ये 5G आना है तो ये जो केबल्स वाले स्टॉक है, ऑप्टिकल फाइबर्स वाले स्टॉक, टेलीकॉम वाले स्टॉक, ठीक है टेलीकॉम वाले स्टॉक में अब 2 ही कंपनियां रह गई। तो रिलायंस अभी जो थोड़ी देर पहले सेल कॉल आई है वो स्टॉक बहुत बढ़िया लगता मुझे। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इनफैक्ट इन सब चीजों का है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और रिलायंस जियो जब अलग होगा जो वैल्यूएशन आने वाली है, सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। और अगेन डिस्क्लेमर है, हमेशा रेकमेंड करते हैं स्टॉक को, तो रिलायंस को नहीं भूलें अपन। दूसरा डीलिंग केस, अगेन रिसेंटली मैंने रेकमेंड किया, वो इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है और उसको बहुत बड़ा फायदा होता है, राउटर्स सब बनाती है। टाटा कम्युनिकेशन जो आपकी फेवरेट और आपका शायद स्पेशल 25 वाली भी है तो ये भी चलनी है। विंध्या टेलीलिंक्स है, यूनिवर्सल केबल्स है, बहुत सारे स्टॉक्स है जो अच्छा करेंगे और आगे भी आने वाले दिनों में करेंगे। तो 1 GB से 20 GB मतलब ऐसा मल्टीबैगर और उसके बाद और बढ़ना ही है ये। और मैं तो देख रहा हूँ किस तरीके से अब तो जो इंडियन पेनिट्रेशन है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो बिल्कुल बने रहे इन स्टॉक्स में, नीचे आने पे ले। और डीलिंग इज वन ऑफ माय टॉप पिक्स। ओके, तो ये आपके लिए राय इन सारे शेयरों पर। कुणाल जी भी कुछ विशेष टिप्पणी डेटा पर देना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ अनिल जी, इसी रिसर्च का अनिल जी दूसरा पहलू ये भी होना चाहिए कि अनिल जी डेटा का कंजम्पशन अनिल जी कहाँ पर जा रहा है, मतलब लोग देख क्या रहे हैं। तो अनिल जी सब लोग YouTube पर जी बिजनेस देख रहे हैं, इस वजह से डेटा बढ़ा है, या इसके अलावा भी अनिल जी कुछ और डेटा का कंजम्पशन हो रहा है? तो एग्जैक्टली कहाँ पर डेटा कंज्यूम हो रहा है अनिल जी, ये भी पता लगाना जरूरी है। बिल्कुल, जहाँ जहाँ अच्छे काम के लिए हो रहा है वहाँ बढ़िया बात है। जी बिजनेस देख रहे हैं आप तब तक ठीक है, बढ़िया अच्छी बात है। बाकी दूसरी जगह अगर देख रहे हैं तो थोड़ा कम कर लें। जी बंसल जी।
देखिए अनिल जी, इन संक्षेप में डेटा इज द न्यू ऑयल। अनिल जी, ऑयल है अनिल जी आज की मार्केट का ये। और 2028 की जो बात कर रहे हैं ना कुणाल जी, यहाँ जी बिजनेस देखते देखते मतलब अपने मोबाइल से बैठे बैठे ऑफिस में घर की वॉशिंग मशीन ऑन कर देंगे अनिल जी, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी। तो ये है अनिल जी डेटा की पावर। लेकिन वो तो कर देंगे, ऑन तो कर देंगे, लेकिन उसमें से कपड़े निकाल के सुखाने का काम तो कुणाल जी को ही करना पड़ेगा ना बाद में। उसकी भी कोई है टेक्नोलॉजी आपके पास? नहीं अनिल जी, डेटा इज अ न्यू ऑयल अनिल जी, सब कुछ तो नहीं कर सकते, कुछ काम तो कुणाल जी भी करेंगे। ओके चलिए, आइए काम करके आए हैं जेट कर, उनके लिए बिगुल कैश का ऑप्शन। जय बताइए। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी, कल फिन निफ्टी पर मैं बुलिश था, वहाँ पे अच्छा तेजी हमें देखने मिला। इनफैक्ट कल वाले जो कॉल ऑप्शन थे उसके दोनों ही टारगेट हासिल हुए थे। आज भी कॉल ऑप्शन दिया था, उसमें भी एक अच्छा मूव अनिल जी 90-92 से लेकर 120 तक देखने मिला हमें। और अगर आप देखें तो मिड मार्केट में बैंक निफ्टी फिन निफ्टी दोनों में एक अच्छा हमें अपटिक देखने मिला था, जहाँ पर बैंक निफ्टी लगभग 44,100 तक भी देखने मिली। वहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आया और मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ फिन निफ्टी में ये फिर से एक बाय करने का मौका है। 19,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 92 पर ही मिल रहा है। सो 19,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन फिन निफ्टी का खरीदे 92 पर। और अनिल जी, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगाना होगा डेट विल बी एट 54 रुपये पर एक स्टॉप लॉस लगाइए, 92 पर खरीदे 19,600 का कॉल ऑप्शन। एंड टारगेट्स अनिल जी जो ऊपर में आ रहे हैं दैट इज़ 136, 136 का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट है 162 का। सो 136 और 162 ये दो टारगेट्स के लिए 92 पर खरीदे 19,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन फिन निफ्टी का 27 जून की एक्सपायरी का। फिन निफ्टी फाइनेंस इसका कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है 136 और 162 के टारगेट के लिए 19,600 का कॉल आप खरीद कर चलें। पिक ऑफ द डे ये भी आ रहा है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से, आइए चलते हैं उनके पास। बताएं सर। दीपांशु, पिक ऑफ द डे है हिंदुस्तान जिंक। इतने खराब वातावरण के अंदर जहाँ निफ्टी गिर रहा है, हिंदुस्तान जिंक 310 की एक नेकलाइन को तोड़ रहा है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है बोथ ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। जिस तरीके का हिंदुस्तान जिंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक डिसेंट अपमूव 10-15 रुपए का अपमूव शॉर्ट टर्म में दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, मौजूदा स्तरों के आसपास हिंदुस्तान जिंक में एक बड़ा सपोर्ट है। पिछले 3 बार हम देख रहे हैं कि इन्हीं लेवल से स्टॉक में एक बाउंस आता है, तो ये वेल वैलिडेटेड सपोर्ट लेवल है जहां से स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। तो हमारी खरीदारी की राय है यहां पर एक स्टॉप लॉस रख लें 305 रुपए पर, 305 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट 320 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 327 रुपए का हो। 320-327 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान जिंक, इस पर करें खरीदारी। बाय द वे अनिल जी की स्ट्रैटेजी तो रही गई, आइए लेते हैं अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी बाजार बंद होने से पहले। ग्लोबल मार्केट्स सुस्त हैं सर, 60 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं, करीब 6-7 पॉइंट नीचे S&P फ्यूचर्स हैं, नास्डैक फ्यूचर्स में भी नरमी है। यूरोप के बाजार 1% तक कमजोर हैं। हमारा रुपया मजबूत है सर। आज कुछ ऐसे बड़ा एक्शन है नहीं, आई थिंक कुछ ज़्यादा बड़ा आने नहीं वाला है। आई थिंक बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी वो एक्सपेक्टेड है, रेट हाइक होगा। और पावल साहब की बयान का दूसरा दिन है, हालांकि कल उन्होंने जो बोलना था वो बोल ही दिया है। तो बताएं सर क्या करके जाना है। दीप, 3 दिन से गिरे हुए वैसे तो अमेरिकी बाजार, अब चौथे दिन भी अब डाउ फ्यूचर संकेत कमजोरी के दे रहे हैं जी। अब थोड़ा ये कहना मुश्किल है कि चौथे दिन लगातार घटेंगे या थोड़ा वैसे कमजोर दिख रहे हैं इस हफ्ते, लेकिन बाकी ट्रेंड मजबूती का तो ओवरनाइट पोजीशन बनाना थोड़ा सा रिस्की है। लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए आपकी हिम्मत होगी नहीं, और शॉर्ट पोजीशन आप दिन के लो पर 17,755 के सपोर्ट के आसपास जाकर बंद हो रहे हैं। सो आई थिंक नोटा का इस्तेमाल करें, जो पोजीशन है वो रखें। लॉन्ग पोजीशन है 18,650, 18,600 का आप पुट ऑप्शन करके हेज करें। शॉर्ट है करना चाहें तो 18,900 का पुट कॉल ले लें, नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी में अगर आप लॉन्ग है तो 43,500 का पुट ऑप्शन लेकर हेज कर लें। अब आज हम जो घट रहे हैं
ये एक्सपायरी की वजह से घट रहा है या वाकई में कल आज रात को फिर डाउ खराब होगा, ये अंदाज लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसलिए मैं आज नई पोजीशन बनाने की राय नहीं दूंगा, कल सुबह देखेंगे। कल देखेंगे ना। हाँ, लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर कहूँगा कि इंट्राडे में अगर आपने शॉर्ट किया, शॉर्ट पे अगर प्रॉफिट अच्छे बन रहे हो तो थोड़ा पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट के आसपास निफ्टी पहुंचा है, तो निफ्टी सपोर्ट पे बार बार रुक तो रहा है, तो कल फिर से आप नई पोजीशन बना लें, ऊपर मौका मिले तो। समझ गया। चलिए कल की कल देखेंगे। अब हम मंथली एक्सपायरी की तरफ भी बढ़ेंगे, आखिरी हफ्ता होगा इस सीरीज का। आज कुछ ना करके जाएं, यही बेटर आइडिया है आपके लिए। चलिए फिर क्लोजिंग पर बढ़ते हैं। सुबह यूफोरिया था, एक्साइटमेंट था बाजार में, कमजोर ग्लोबल क्यूज के बावजूद हमारे बाजार होल्ड आउट कर रहे थे। 1 पॉइंट से आज रिकॉर्ड रह गया जहां तक निफ्टी का बात है, और लगातार 2 दिन रिकॉर्ड क्लोजिंग पर बनने के बाद आज आप थोड़ा नीचे बंद होने वाले हैं। सेंसेक्स भी लगातार 2 दिन इंट्राडे रिकॉर्ड बनाने के बाद आज नीचे बंद होने की तैयारी में है। सिर्फ 10 स्टॉक हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में रहे हैं। डिवीज 1% ऊपर, एल&टी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एम&एम, भारतीय एयरटेल, टाइटन, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर हल्की सी खरीदारी रही बट गिरावट थी, और गिरावट अक्रॉस आई है। बजाज फाइनेंस आपका टॉप लूजर था, 2.5% नीचे। टाटा कंज्यूमर में 2% की कमजोरी रही। एशियन पेंट्स वीक था। टाटा मोटर्स में आपने गिरावट देखी है। यूपीएल, एसबीआई लाइफ, ब्रिटानिया, इनफी, सिप्ला, अल्ट्राटेक, इंडसइंड बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपको वीकनेस दिखी। एचयूएल, एचसीएल टेक, विप्रो, बजाज ऑटो, एसबीआई, कोल इंडिया, कोटक, टीसीएस, ये सारे काउंटर्स वीक थे। तो आज बहुत कम स्टॉक्स हैं जो वायदा कारोबार या निफ्टी में स्ट्रेंथ आपको दिखाते हुए दिखे। वायदा कारोबार में टॉप लूजर बैन से बाहर आने के बाद 6% टूटा है इंडिया सीमेंट, 4.5% की गिरावट आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में दिखी। एम&एम फाइनेंस वीक था आज। इंडियन होटल्स में वीकनेस थी, साथ ही पीएनबी जो बैन में आ चुका है, रेन इंडस्ट्रीज, आरईसी, आरबीएल बैंक, लुपिन, आईआरसीटीसी, पीएफसी, एल&टी फाइनेंस, डिक्सन टेक, बायोकॉन, लॉरस लैब्स, नवीन फ्लोरिन, ये सारे काउंटर्स थे कमजोर। खरीदारी मैक्स फाइनेंशियल 3.5% ऊपर, पॉलीकैब 2% ऊपर, बिरला सॉफ्ट और बलरामपुर, आईजीएल, यूनाइटेड ब्रूअरीज, एल&टी, कोरोमंडल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिवीज लैब और एचडीएफसी, यहाँ पर थोड़ी खरीदारी आपने बनती हुई देखी। दीपक नाइट्रेट और टाटा केमिकल्स भी आज थोड़ा पॉजिटिव रहे, बट एंड में एनर्जी 18,800 के नीचे आया है निफ्टी। 2 दिन इसके ऊपर क्लोज करने के बाद, 2 दिन रिकॉर्ड क्लोजिंग के बाद आज थोड़ा वीक बंद हुए हैं। सेंसेक्स भी करीब 250 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी भी 150 पॉइंट के कट के साथ बंद हो रहा है, और मिड कैप इंडेक्स 1% कमजोर था, स्मॉल कैप 5% नीचे। तो लंबे समय बाद यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस रही है इंडेक्स के मुकाबले आज के ट्रेड में। बिल्कुल, तो ये है पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त आपके लिए आता हुआ। बाजार का आज कमजोरी भरा रहा है, लाइफ हाई के पास पहुंच के भी खुशी नहीं है। देख लो 1 पॉइंट से कौन मिस करता है सर? अच्छा हुआ वैसे आज नहीं हुआ तो जीत नहीं हुआ। हाँ फिर ये होता था, सेलिब्रेशन करते हैं ऐसे नीचे बंद होने पे, तो फिर लोग पता है क्या लाइफ हाई क्या कर सकते। लाइफ हाई होके तो 19,000 के ऊपर बंद हो तो मजा आए, तो बहुत मजा आ जाए। हाँ, तब तो कुणाल जी राकेश जी डांस भी करें। नहीं तो फिर वो डांस फॉर्मेलिटी वाला हो जाएगा। तो बेहतर है आज। अच्छा मुझे बताओ कुणाल जी, आपको अच्छा लगता अगर ये लाइफ टाइम हाई जैसे आज 1 पॉइंट से हम रह गए, 1 पॉइंट से टच करके लाइफ हाई बन जाता, फिर दीप डांस करते हैं, आप डांस करते, अच्छा लगता? जिन साहब भी करने को तैयार थे। अनिल जी देखिए डांस तो अच्छा लगता है अनिल जी। डांस के लिए अनिल जी कब से इंतजार हम लोग कर रहे हैं। हाँ। तो अनिल जी डांस देखना तो अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन उसके बाद बाजार गिर जाता तो अनिल जी अगले दिन बढ़ जाता, तो ऐसे कोई चिंता नहीं है, लेकिन डांस तो हो जाता अनिल जी, वो उसका इंतजार में बैठे हम लोग। खुद का फायदा देखो बस। अच्छा पहले जब हाई बनाया डांस किया तो नीचे गिर गया, आजकल तो हाई डांस के नाम से गिर जाता है कि हम डांस करेंगे उस नाम से गिर जाता है। पहले तो डांस करने के बाद गिरता था, आजकल सोचने से गिर जाता है। जैसे सोचते डांस होगा दर से नीचे वापस। तो अब ये फॉर्मूला अगर जब तक नहीं हटाएंगे ना, डांस नहीं होगा, तब जाके निफ्टी का हाई रहेगा। ये थोड़ा जिंक्स हो गया वो एकदम बिल्कुल, है ना, लग रहा था हो जाएगा बट फिर हो ना सका। 1 पॉइंट से रह गया, हो ना सका। चलो कोई बात नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कल की कल देखेंगे। अगली लेट्स सी, कल फ्राइडे काफी तेज गया ये, जल्दी आ गया फ्राइडे, इस बार जल्दी आ गया, नो डाउट सर। तुझे कोई बीच में 1 आध दिन छुट्टी थी क्या? अगले हफ्ते है, अगले नेक्स्ट वीक है, बुधवार को क्या होगा दीप का? मिड वीक ट्रेडिंग सेशन दीप का आएगा ही नहीं अगले बुधवार को। वाह गजब, मैं ट्यूसडे को चलिए बहुत बढ़िया। तो अगले हफ्ते बुधवार की छुट्टी किसको पता है? अगले हफ्ते बुधवार को छुट्टी किसको पता था पहले आप में से? जैन साहब को पता है, सुमित जी को पता है, जय। हाँ ये इसका मतलब ये इनमें से बहुत लोग छुट्टियां मारने वाले, मैं पक्का बता रहा हूँ। जिन लोगों को पता है ना मिड वीक ट्रेनिंग, अरे मैं बता रहा हूँ जैन साहब नाना मत करो आप, सोमवार को मिलेंगे अपन, तब देखना कितने गायब दिखते हैं इसमें से। ये पक्का मंडे ट्यूसडे की छुट्टी मारने वाले लोग मिलेंगे इसमें, मैं बता रहा हूँ 100%।
जिनको नहीं तो कौन ऐसे याद रखता है मिडवीक ट्रेडिंग सेशन में छुट्टी आ रही है। कुछ ना कुछ प्लानिंग है वो। क्या इस बार बहुत टाइम बाद आ रही है ना? तो बार बार लगातार आता रहे तो लोग छुट्टी नहीं लेते हैं। कोई बोल नहीं रहा है, देखो ऑलमोस्ट 2 महीने बाद आ रही है। सब चुपचाप थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। सोमवार को पता चलेगा कौन कौन गायब होता है, कौन कितना पानी। आइए तब तक बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पे करते हैं फोकस। और हर बार गुरुवार की तरह इस बार भी गुरुवार पे हमारे एक्सपर्ट से तैयार बाजार बंद होने के बाद कागज और पेन अपने हाथ में लेकर, क्योंकि आ रहा है हमारा पूरा बात दुनिया की इस शो का टीजर, जिसमें हम बताएंगे कि इस हफ्ते दुनिया भर से हमारी टीम आपके लिए कौन सी बेहतरीन और शानदार खबरें लेकर आई है। देखिए एक झलक। बात दुनिया की में इस बार देखिए, अब डॉगी को भी मिल रही है नौकरी। सैलरी स्लिप देखकर लोग हुए हैरान। न्यूयॉर्क में लौट आया है मूंछों का सीजन। लोग क्यों कह रहे मूंछें हो तो न्यूयॉर्क वालों जैसी। कब्र से अपने पूर्वजों को निकालकर कंकालों का किया जाता है मेकअप। इंडोनेशिया की अजीबोगरीब परंपरा। चीन की कंपनी का अजीब फरमान, बीवी को दिया धोखा तो जाएगी नौकरी। टाइटैनिक का मलबा देखने गई पनडुब्बी हुई गायब। कहां गए लोग, बना बड़ा रहस्य। देखिए दुनिया भर की रोचक खबरों का पिटारा। बात दुनिया की, आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ढेर सारी खबरें एक के बाद एक, इससे आपको अंदाजा लग सकता है जिस तरह से मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, सबके मन में कुछ कुछ शैतानी कोई ऐसी खबर सब पड़ी है जिसको खबर पढ़ के बड़ा आनंद आ रहा है। पहला तो कुत्तों को नौकरी आज तक तो ये सुनने में आया कि कुत्तों की तरह नौकरी करते हैं। अब नौकरी भी उनको कुत्ते भी नौकरी कर रहे हैं विद सैलरी स्लिप। वंडरफुल। मूछे हो तो न्यूयॉर्क वालों जैसी। वाह, हर कुत्ते का दिन आता है ना जी। हाँ, 1 तारीख सैलरी मिलेगी उस दिन। बिल्कुल। और मुझे न्यूयॉर्क में मूछों का ट्रेंड चल रहा है। ये तो स्ट्रेंज है। मैं काफी टाइम से सोच रहा था जाऊं ना जाऊं, अब मैं जा सकता हूं। ओके, तो पूर्वजों का मेकअप, क्या बात है, मतलब कब्र से निकाल के मेकअप करते हैं। क्या कब्र में क्या निकलेगा? इंडोनेशिया में क्या मालूम। इंडोनेशिया। हाँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चीन में बीवी को धोखा देने वाले लोगों की नौकरी जाएगी। ये भी गजब की खबर है। और पनडुब्बी गायब हो गई, टाइटैनिक को ढूंढने गई, वो भी टाइटैनिक बन गई है। अभी तक ये खबरें हैं। हाँ, बताइए किस किस को कौन कौन सी खबर आई है पसंद, जो बताइए। जी जैन साहब। ये जो जॉब वाली सैलरी आनी थी, क्योंकि आज लोगों को तो, इंसानों को तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में जॉब मिलेंगे नहीं, और कुत्तों को भी जॉब मिलने लग जाएगा तो बहुत बड़ा झमेला होने वाला है। हमारा क्या होगा? बात तो सही है। जैन साहब की चिंता जायज है। बिल्कुल। बाकी चैट जीपीटी ने खा गया। और बाकी जो न्यूयॉर्क वाली मुस्टैच वाली जैसी बात आई ना, मुझे अनिल जी आपको सबसे पहले आपके ऊपर नजरें गई, बोला आप तो हीरो बन जाओगे सर न्यूयॉर्क में एकदम। नहीं, जा तो पाएंगे, हीरो बनेंगे नहीं बनेंगे। अब न्यूयॉर्क वाले ये नहीं कहेंगे कि स्मार्ट नहीं लग रहा आदमी, बेकार लग रहा है ऐसा। कम से कम या वो क्या कहते हैं ना कि देना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है आप वाली। हाँ, अब एक बार पहले चेक तो करें किस तरह की फैशन चल रही है न्यूयॉर्क में, कौन सी वाली मूंछों की फैशन है। मैंने एक दो फ्रेंड्स ने भेजा मुझे। अच्छा, साडू है, भेजे हैं थोड़े से। मैं शाम को शो देख के डिसाइड करूंगा कौन से वाले। जी, और किसी की कोई विशेष टिप्पणी? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये जो स्टोरी है कि अनिल जी अगर धोखा दिया वाइफ को तो अनिल जी जॉब चली जाएगी। अनिल जी अगर इसका उल्टा हो जाए कि मतलब एम्प्लॉयर को धोखा दें तो बीवी चली जाएगी, तो अनिल जी उसका ज्यादा असर पड़ेगा मेरी राय में। ये वो जोरदार आइडिया, खतरनाक वाला है। पता चला लोग धोखा देने में लगे हुए। बहुत ही जबरदस्त, आउट ऑफ द बॉक्स कुणाल जी का आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया। काश कुणाल जी आपका आइडिया लागू हो पाता है। जी सुमित जी। अनिल जी, वो एक मूवी थी बहुत पुरानी अमिताभ बच्चन की, मुझे हो तो नथुलाल जैसी, शराबी। मेरे को लगता है, हाँ शराबी। तो मेरे को लगता है न्यूयॉर्क वालों ने वो मूवी देख के ही ये सेट किया है। हाँ, नहीं, न्यूयॉर्क वालों ने तो मुझे बनाई है, डायलॉग हमारी टीम ने सेट किया है। ऐसा है,
वैसे बहुत बढ़िया। हाँ जी बंसल जी। नहीं अनिल जी देखिए, कुणाल जी का आइडिया हिंदुस्तान में कामयाब नहीं होगा अनिल जी। यहाँ तो सारे बनिए मारवाड़ी सब कुछ बीवी के नाम पे रखते हैं। बीवी को धोखा देने पे बीवी चले जाए, एम्प्लॉयर को धोखा देने पे बीवी चली गई। कुणाल जी अभी तो अपने घर पे वॉशिंग मशीन लगा रहे हो, तो अब किसी और के घर पे लगानी पड़ेगी। तो अनिल जी हम लोग को अफोर्ड नहीं कर सकते धोखा देना। बहुत बढ़िया कमबैक। दूसरों के घर पे जाके धोने पड़ेंगे कपड़े। अभी तो बहुत ही बढ़िया। चलिए इसी तरह से आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। देखिए ये शाम का शो हमारा बात दुनिया की, जिसमें इस तरह की बहुत ही दिलचस्प और शानदार खबरें आपको देखने सुनने को मिलेगी शाम 4:30 बजे। इसके बाद मुंबई पुलिस ने नकली ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और पुलिस ने इस फैक्ट्री से नामी ब्रांड के करीब 1.5 करोड़ रुपए के नकली प्रोडक्ट जब्त किए हैं। लेकिन ये समस्या की झलक मात्र है। क्रिसिल के मुताबिक देश में करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट ऐसा है जो डुप्लीकेट है और कंज्यूमर्स के हाथ में पहुंचने वाला 25 से 30% सामान नकली होता है। शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा कि जो ये नकली कॉस्मेटिक्स है इसका क्या मामला है, कैसे इससे बचा जाए। नकली कॉस्मेटिक्स ठगी की नई ट्रिक। आज हमारा साथ देंगे महेश जगड़े साहब, पूर्व एफडी कमिश्नर महाराष्ट्र से, और डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट, और मीनाक्षी दत्त, जानी मानी ब्यूटिशियन, ये देंगी आपका साथ। देखिएगा जरूर शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा। कई लोग अपनी मेहनत की कमाई यूं ही बैंक अकाउंट में पड़े रहने देते हैं और वाकई में छोटी मोटी जरूरतों या फिर इमरजेंसी के लिए ये पैसा बैंक में रखते हैं। सेविंग खाते में पड़ी हुई रकम मुश्किल से 3.5-4% का ब्याज देती है। इससे बेहतर ये कि आप छोटी अवधि के लिए अपने बचत खाते में पड़ी रकम को सही जगह लगाएं तो ज़्यादा ब्याज से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आज हम बताएंगे आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स के विकल्प। शाम 6:30 बजे मनी गुरु में पाई से कमाई, ये है हमारी आज की विशेष पेशकश। चिंतन हरिया साहब होंगे, हेड इन्वेस्टमेंट ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। क्षितिज महाजन CEO कंप्लीट सर्कल वेल्थ के हमारे साथ जुड़ेंगे और ये जरूर देखिएगा। इसके बाद रात को 8 बजे है हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री। दुनिया में भारतीय दवाओं की साख पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले दिनों अफ्रीका समेत कई देशों में हमारे देश से भेजी गई दवाएं थोड़ी खराब और नकली मानी गई और ऐसे में फसाई ने नकली दवा बनाने वाली कंपनियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। आज कवर स्टोरी यही होगी, नकली दवाई एक्शन में फसाई। ये है आपके लिए आज विशेष पेशकश। इसके अलावा अमेरिका में काम करने वाले प्रवासी भारतीयों को H-1B वीजा पर गुड न्यूज मिल सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक पीएम मोदी H-1B वीजा को लेकर बाइडेन से आपसे बात करेंगे। उम्मीद है कि अमेरिका भारतीयों के लिए इन नियमों में ढील दे सकता है। अमेरिका की पूरी स्टोरी कवर होगी, विशेषकर ये वाली। यूएस में पीएम सुधरेंगे वीजा नियम, ये हमारी आज की दूसरी कवर स्टोरी। ओके, विदा लेने का वक्त है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।